मैंने मेहंदी और मेकअप किया था। उस टाइम की बात है, मैं उस टाइम पे सच में सड़क पे बैठा हुआ था। कहती अगर तू करेगा तेरे को 200 रुपये मिलेंगे। अच्छा। और उस दिन मेरे पास 10 रुपये भी नहीं थे। 2022 में एक टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे सपना चौधरी मैम मिली। आज मैं उनका बोल सकता हूँ पर्सनल डिज़ाइनर भी। एक बॉलीवुड की मूवी भी किया जिसमें अपने ब्रांड को मैंने कोलैब किया। बैड न्यूज़, अरे आप मैंने फैशन शोज में देखा है, लोग प्रिंटेड शर्ट ला के पहना देते हैं वो अंडरवियर के ऊपर। भाई चड्डी तो चड्डी ही रहनी है। अब कोई 5 फुट के बंदे को लेके मॉडल बना दिया। फ्लिपकार्ट अमेजोन के ब्रांड का मैं शूट दिलवाऊँ, भाई ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। मैं तो स्कैम बोलता हूँ इसको। लोगों ने क्राइटेरिया निकाल रखा है 5-7 मॉडल है, बट कहीं इनको काम नहीं मिलता। उनको घर पे बुलाओ पार्टी के लिए, पार्टी करते हैं, बोतल खोल दो बस। कितनी भी महंगी चीज़ आप उनको खिला दो, किसी का अगर रेप भी होता है तो उसके अंदर इतना ताकत होता है कि वो अपना बचाव कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। गरीब की मदद कर दो, अपने रिश्तेदार का कभी मत करो। तो मेरे को ऐसा लगा काश आज मेरे पापा होते और सामने से मुझे देख रहे होते, क्योंकि जो मेरे रूममेट थे वो हरियाणा के बंदे थे और मुझे डर लगता था उनसे। दुश्मनी जो मेरी हुई, लोगों ने मुझे गलत ब्लेम किया, लड़कियों ने बोला मैंने उनके यहाँ हाथ डाला, यहाँ हाथ डाला, ऐसे ऐसे करके 3-4 लड़कियों ने मेरे को ब्लेम किया। कॉलेज टाइम में चमकीली सी पैंट पहना देंगे, गले में एक रिबन बांध देंगे, हाथ में रिबन बांध देंगे, उनके नीचे कैप्शन होता है हाई फैशन। और सबसे बड़ी चीज़ मैं खुल के बोलता हूँ, मैं सोने के लिए फेमस नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं बहुत ही टैलेंटेड एक फैशन डिजाइनर हैं अतुल सिंह। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आप बताएं। हमारी बढ़िया चल रही है सर। तो सर आपने फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट किया, आपने ये ही फील्ड क्यों चूज किया और आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मतलब मेरे को ये फैशन डिजाइनिंग ही करना है? फैशन डिज़ाइनिंग चूज़ करने का ऐसा तो कुछ नहीं था। अच्छा। बट हाँ, इंस्पिरेशन हम बोल सकते हैं मेरे ग्रैंडफादर से मिला, क्योंकि वो पेंटिंग करते थे। पहले का मेरा जो मोटिव था वो मुझे एक आर्टिस्ट बनना था। मैं पेंटिंग के लिए अपनी पेंटिंग्स नेशनल अवार्ड के लिए भी भेजा हूँ। अच्छा। तो मैंने वहाँ तक किया है। बट मैंने जब बैचलर किया तो मैंने पेंटिंग इन एक्सप्लाइजेशन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग रखा और अच्छा। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में मैंने एक महारत हासिल किया। आए। उसके बाद फिर मुझे लगा कि टेक्सटाइल को मुझे अपने फैशन में ले जाना चाहिए, तो मैं वहाँ से मास्टर्स के लिए फ़ैशन में अप्लाई कर दिया और मेरी जर्नी फैशन की वहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, तो जब आपने स्टार्ट किया तो आप गांव से बिलोंग करते हो, मतलब तो True. गांव में जनरली क्या होता है कि सिक्योर लाइफ चाहिए सबको, एक अच्छी नौकरी, सरकारी वो भी हो तो बहुत मज़े, प्राइवेट भी चलेगी पर सरकारी नौकरी हो तो मज़े आ जाए। तो आपको थोड़ा ऐसा बैरियर नहीं लगा कि मतलब लोगों ने, घर वालों ने ऐसा बोला नहीं कि मतलब ये क्या कर रहा है? नहीं, घर वालों ने बोला है और घर वालों से ज़्यादा बढ़ के हमें लगता है बाहर वाले बोलते हैं। आई थिंक ये इंडिया का एक रूल है हाँ। कि आप अपने में खुश नहीं हो लेकिन पड़ोसी आपको खुश देख करके खुश और नहीं है। तो ये हमें जो लगता है कि मेरे घर वाले थोड़ा बहुत, तो फादर जब तक मेरे थे वो सपोर्ट करते थे, बट उनके जाने के बाद तो ऐसा कोई नहीं था जिसे मैं बोल सकूं जो मेरे सपोर्ट में खड़ा है। मैंने अपनी लड़ाई खुद से लड़ी, क्योंकि जब भी पापा के जाने के बाद कोई भी बात उठता तो सारे लोग यही बोलते थे कि इसमें क्या रखा है, पेंटिंग करके क्या कर लोगे तुम, या इन सब फील्ड में गाना डांस करना ये सब हमारे कल्चर में नहीं है। क्योंकि मुझे मतलब बहुत शौक था सिंगिंग और डांसिंग का भी। तो मेरा जो लाइफ है ना, मैंने जो पढ़ाई भी किया, मैंने 11th और 12th किया, वो मेरा म्यूज़िक और डांस से रहा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेरे घर वालों को खलती थी कि ये बात नहीं सुनता और कुछ भी पढ़ रहा है, ऐसे एजुकेशन का क्या फ़ायदा, या आगे इसमें लाइफ सिक्योर नहीं है। तो मुझे बहुत अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी मैं अपने रिश्तेदारों से मिला हूँ ना, तो वो लोग के सिर्फ जुबान पे एक ही बात होती थी, इसमें कुछ नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर टीचर पुलिस ये बन जाओ, क्योंकि मेरी फैमिली ही ऐसे ही है, डॉक्टर इंजीनियर टीचर ये वो करने वाले। तो ऑलमोस्ट लोगों ने मुझे यही सजेशन दिया, किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ तू चल मैं तेरे पीछे से आ रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आपके पापा ने आपको सपोर्ट किया। आप पापा क्या काम करते थे? पापा मेरे एक तरह से सोशल वर्कर भी थे। अच्छा। और वो LIC के एजेंट थे। अच्छा। तो उनकी कोई ऐसी बहुत सिक्योर जॉब तो उनकी खुद भी नहीं थी, बट हाँ मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनके घर में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि बहुत वो ओपन माइंडेड थे। अच्छा। हम भाई बहन को बहुत सपोर्ट करते थे, जिसको जो करना है वो करे।
कि ये नहीं है कि बहुत लोग, क्योंकि उनको बहुत लोग बोलते थे कि आपका छोटा, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा बच्चा था, तो जब वो मुझे कहीं लेके जाते थे बचपन से ही या वो, तो वो लोग बोलते थे कि ये जैसे वो पूछते थे ये करता क्या है, तो obvious सी बात है डांसिंग करता है, सिंगिंग करता है, पेंटिंग करता है, तीन ही चीज़ मेरे घर वालों को पता था, यही आता है, पढ़ाई में तो जीरो है, कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि इसमें बेटा फील्ड नहीं है, अपने पापा को देखो वो कितने सोशल हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, और इन सब चीज़ों को लेके तो मुझे लगता था ठीक ठीक है, चलो सुनना तो सबकी है, बट वो बोलते थे बेटा जो अच्छा लगता है वो करो, तो मैं करता था, और वहाँ से अगर वो शायद कुछ टाइम और मेरे साथ होते तो मेरी लाइफ आज कुछ और होती। सॉरी फॉर योर लॉस। क्या हुआ तुमको? बट ऐसे ही एक ये 11,000 वोल्टेज के करंट का शॉर्ट लग गया था, मतलब वो भी किस्मत कहते हैं, कभी वो घर से सुबह सुबह बाहर नहीं निकलते, तो उस दिन वो घर से बाहर निकले और ऐसा कुछ हो गया। वहाँ पे आसपास कोई था नहीं जहाँ पे ये हुआ, कैसे मतलब? लेकिन वो घर से बाहर निकले सुबह, तो वो लेबर, क्योंकि ये जुलाई का टाइम था, तो आपको पता है गांव में खेतों का काम होता है, तो वो लेबर लेने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। अच्छा। तो ऐसे तार लटक रहा था बट उनको दिखाई नहीं दिया, और वो जैसे उसके इतना नज़दीक पे पहुंचे तो उसमें से 3-4 चिंगारियां उनके इधर चेस्ट पे लगी और वो पानी में गिर गए, और बहुत टाइम तक वो वहां पे थे। कुछ लोगों ने दूर से देखा बट किसी को लगा नहीं कि कोई, उन्हें लगा कोई ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि नदी का साइड था, तो लोगों को लगा पानी तेज है ये वो, तो ऐसा हो गया। मैं उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज था। आपको क्या हुआ था? मेरे को एक्चुअली पता नहीं, मेरा 3-4 दिन से तबीयत बहुत डाउन था, मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा था, तो मैं हॉस्पिटलाइज था, और मुझे वो निकाल करके हॉस्पिटल से ताया जी के घर पे छोड़े और वो गांव चले गए, और उसके बाद फिर मैं दोबारा उसी हालत में पहुंच गया, क्योंकि शायद हमें लगता है कि कोई भी बच्चा ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग की एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, दीदी सबसे बड़ी थी, फिर भाई था, फिर मैं था, तो हमारे लिए बहुत पेनफुल था वो। और कैसे हम लोग उस टाइम को करते, याद करके आज भी वो लगता है कि यार क्या थी, मतलब भगवान थोड़ा टाइम हमें और देते। और ये इंडस्ट्री में मोस्टली क्या होता है कि पहले से इतने बड़े नाम थे हैं, तो इस जगह पे अपना स्पेस क्रिएट करना, एक अपनी आइडेंटिटी बनाना, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? वो तो बहुत मुश्किल था और आज भी है। मैंने 3 साल में एक अपना अच्छा स्पेस बनाया है इंडस्ट्री में। आई थिंक मैं इस टाइम पे 50 से ज़्यादा ही सिलेब्स के साथ काम किया हूँ, गाने, बहुत सारे गाने किए, वेब सीरीज़ किया, बॉलीवुड की मूवी किया, बट तब पर भी एक कहीं ना कहीं जो एक कहावत कही गई है ना कि आपका पीछे का बैकग्राउंड आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है, ये इस इंडस्ट्री में तो मैं खासकर बोल सकता हूँ कि ये 100% वन सच होता है। अच्छा। क्यों? इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट पीपल जो आपको मिलते हैं ना, वो आपसे बहुत अच्छा प्यार से बात करते हैं, आपको अपना दोस्त बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें आपकी रियलिटी पता होती है, तो वो एक टाइम पे आके आपको पिन जरूर खोजते हैं कि तो ये था और ये है। तो मैंने ये चीज फेस किया है कि आपके पास अगर पैसा है, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है ना, तो आप कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पहले इंडस्ट्री में माना जाता था कि टैलेंट की बहुत कदर होती है, बट आज के टाइम पे टैलेंट से ज्यादा वो क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, चापलूसी, वो ज्यादा काम करता है। तो हालांकि अभी तक मेरा ऐसा कोई रहा नहीं है, मैं जिससे भी कंपनी के साथ या किसी के साथ काम करता हूँ, कट टू कट बात करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अपनी एक वैसी इमेज नहीं बनानी है कि लोग कहीं भी मेरे पे उंगली उठा दें। जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे, अब तो आपने अच्छा खासा नाम बना लिया है, तो आपके पास एक आइडेंटिटी नहीं थी, एक बैकग्राउंड नहीं था, तो जो लोग पहले से वहाँ पे स्टैब्लिश थे, तो उन्होंने कहीं आपको ये फील नहीं कराया नहीं नहीं तू हमारे इसका नहीं, फील्ड का नहीं है, तो हमारे में नहीं है, तो कोई अलग से आया, बाहर से आया, ऐसी चीज़ें? ऐसा तो फील नहीं हुआ, बट एक तो इंडस्ट्री का गिव एंड टेक वाला सीन चलता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वहां पे मुझे बहुत फील कराया गया। अच्छा। कि जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, चलो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैं कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हुआ जिन्होंने गिव एंड टेक का पहले तो ऑफर रखा, अगर वो नहीं होता तो आप ऐसे करें, ऐसे नहीं होता तो ऐसे करें। तो वहां पे कहीं ना कहीं मेरे को 2-3 ऐसे कंपनी वालों ने ऑफर दिया या मुझे फील कराया कि अभी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो तुम्हारे साथ काम करके हमें फायदा नहीं है। एक लोगों ने मुझे एक काम दिलाया और उन्होंने बदले में मुझे बोला, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बोल दिया, उस इवेंट में हमारे कपड़े चोरी हो गए। मेरी स्टार्टिंग थी
अच्छा। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग डिजाइनर हो या कोई भी बंदा किसी भी फील्ड का हो, तो स्टार्टिंग में अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे बहुत फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे दुनिया का नहीं पता होता कि कैसे चलना है। तो मेरे कपड़े चोरी हो गए, मैंने जिसने मेरे लिए किया था मैंने उससे बात किया, तो वो बंदा कहता है कि फ्री में ऐसे ही होता है, आपको फ्री में शो मिला था, आप फैशन में अपने कपड़े रैंप वॉक पे उतार रहे थे, तो अगर कपड़े चोरी हो गए तो आप केस नहीं कर सकते उनके ऊपर, क्योंकि आपने कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं दिया है। और मैं मेहसान मेरा मानो कि मैंने तुम्हें वो इवेंट दिलाया, तो मुझे उस बंदे ने 2 इवेंट दिलाया था, दोनों में भी उसने मुझे एहसान दिखाया उसने, तो मैंने भी हालांकि एहसान तो नहीं लिया था, मैंने उसके कपड़े बना के डिजाइन करके गिफ्ट किया था कि ये आप मेरी तरफ से आपके लिए। तो वो बहुत ऐसे कंडीशन मेरे साथ रखा कि तुम यहाँ हो, यहाँ पे तुम यहाँ रुकोगे, तुम मेरी चीज़ों को फॉलो करोगे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे से गलत करवाना चाहते थे कुछ, बट ऊपर वाले के उससे तो मैंने कुछ हुआ नहीं। बट एक और कंपनी थी, मैं उनका भी बताना चाहूँगा। मैंने उनको कॉल किया और मैंने बोला कि सर मैं आपके साथ कोलैब कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि कोलैब मीन्स, उन्होंने यही वर्ड बोला था। तो मैंने बोला कि सर देखिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, और मैं मुझे बुरा नहीं लगता, मैं बहुत खुल के बोलता हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इससे नहीं है और मैं पैसों से और चीज़ों से इतना अमीर नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, हमें मॉडल्स दिला दो। अच्छा। एक इंडस्ट्री का ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पेज चलता है अच्छा। कि आप हमें मॉडल दिला दो, मॉडल हमें 5,000 10,000 रुपए दे दें और हम आपको अपना शो दे देंगे। अच्छा। ये ऑफर भी हमें कंपनी वाले ही देते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मैंने स्टार्टिंग में एक चीज तो सीखा था कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो एक आपका रूल्स और रेगुलेशन आपके लिए होना जरूरी है, क्योंकि जो चीज आप खुद बना के फॉलो करोगे वही चीज आगे चल के 4 लोग जब आपको देखते हैं ना वो फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा सर देखिए हमारे पास ये वाला काम तो है नहीं कि मैं मॉडल्स को कॉल करूंगा, ये शो है आप कर लो, इतने पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे बारे में 1-2 लोगों ने बोला है मुझे कि उसे काम दे दो, वो नया है मार्केट में, तो आप ऐसा करो, आप आओ शो करो, खुद के पैसों से अपना आना जाना रखो, खुद के पैसों से होटल लो, खाना लो, हम आपको एक शो देंगे, आप शो करो और चले जाओ। तो मुझे उस दिन बहुत फील हुआ था, हालांकि मैं मार्केट में कुछ नहीं था, मैं तो नया था, बट तब पर भी मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ ये एक एहसान वाली बात हो रही है कि अगर हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं तो आपका मेरे पे एक एहसान हो रहा है। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे वो बात शायद मैं ये तो नहीं कह सकता, ईगो भी नहीं था यार, जब मार्केट में बंदा कुछ है नहीं तो ईगो कहाँ से आएगा। बट मुझे ये फील बहुत हुआ था कि यार मार्केट में ऐसा भी होता है कि आप किसी के, पहले मुझे लगता था कि लोग आपकी पर्सनल चीज़ों को जान के या वो कोई ना कोई तो हमदर्द बनता है, बट अब मुझे पता चला वो हमदर्द नहीं होते, वो एक्चुअली आपको वो चीज़ जान करके ना उनको ये मिल गया, एक बेस मिल गया है कि कहाँ आपको नीचा दिखाना है। तो उन्होंने नहीं किया। 21 का टाइम था जब मैंने स्टार्टिंग किया था, और 22 का टाइम ऐसा आया कि मैंने कुछ नाम और फेम अच्छा क्रिएट कर लिया, तो वही शो वालों ने दोबारा मुझे कॉल किया। अच्छा। और मुझे बोलते हैं कि हमारा गोवा में इवेंट है, आप करना चाहोगे? मैंने कहा या ऑफ कोर्स। मैंने कहा व्हाट्स अ पॉलिसी फॉर मी, क्योंकि अब मुझे चाहिए आपसे। तो कहते हैं जी हम कोलैब कर लेंगे। तो मैं ईगो में तो नहीं, लेकिन मेरे को ईगो उस टाइम पे इस बात का था, सेम वर्डिंग मैंने रिपीट किया, मेरा क्या फायदा कोलैब करके। भाई उस दिन आपने मुझे बोला था, तो आज मैंने भी एक नाम क्रिएट कर लिया कहीं ना कहीं। मैं कुछ इवेंट्स में है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे खुद पे है, अपने पे पूरा भरोसा है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। मैंने नहीं किया, तो मुझे वो बात हमेशा याद रहती है कि मैंने किसी एक बंदे को बहुत मुंह तोड़ जवाब पहली बार दिया था। अच्छा। और मार्केट में बहुत ऐसी कंपनियां हैं, क्योंकि मैंने 21 से लेके 2024 आ गया, मैंने क्वालिटी पे काम किया है, क्वांटिटी पे नहीं किया। अच्छा। मैं साल में 1 शो करूं, 2 शो करूं, मैं बहुत खुश हूं। अच्छा। मुझे क्वांटिटी नहीं क्रिएट करनी है कि मैं यहाँ भी जा रहा हूँ, यहाँ भी जा रहा हूँ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मेरे ये होंगे, मेरे जितने फैंस हैं मैं बहुत खुश हूँ। बट एक चीज ये मैंने रूल करके खुद के लिए बहुत अच्छा लगा कि यार ठीक है, क्वालिटी पे काम करो, क्वालिटी वाला बंदा आपको पहचान जाएगा, क्वांटिटी वाला कभी नहीं पहचानेगा। अब आप दिल्ली का देख लो, दिल्ली में तो एवरी टाइम लाइक कि बंदे मॉडल से पैसे निकाल के शो वालों को देना, मुझे लगता है फैशन शो भी अब कोई ब्रांड नहीं रह गया।
फैशन शो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बना दिया गया है। हाँ। हर एक कंपनी ने वही क्रिएट कर दिया है। इधर से पैसे निकाल के इधर निकाल दो है। अरे एक डिजाइनर की अगर आप हुनर पे आप उन्हें वो कर रहे हो तो आप उन्हें वो प्लेटफॉर्म दो। पहले हुआ करता था, मैं किसी कंपनी के साथ किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनको जज कर रहा हूँ वो कंपनी ये है वो कंपनी ये है, बट मैं जो सोच के इस इंडस्ट्री में आया था ना, बहुत उससे अपोजिट चीज़ें चलती हैं। इस फील्ड में एंट्री करते ही तो आपको ऐसा नहीं होता कि पैसे मिलने शुरू होते हैं, तो आपकी पहली कमाई थी वो कितनी थी? देखिए लाइफ की मैं पहली कमाई वो मानता हूँ हम्म। जिस टाइम में मैं फादर के जाने के बाद अपना एक अलग पहचान बनाया था। उस टाइम पे भी मैं इलाहाबाद से हूँ और वहाँ पे मैंने एक अपना अलग पहचान बनाया है। आज भी वहाँ मेरे, क्योंकि मैंने कभी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं माना। हाँ, मेरे फैमिली में एक ये भी बहुत बड़ा मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था कि तू ऐसे इंटरेस्ट क्यों पाल रखा है, लाइक कि ये इंटरेस्ट लड़कियों के होते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट हमें लगता है कि जो सिटी के लोग हैं उन्हें है कि फैशन, मेकअप, मेहंदी, आर्ट, ये सब एक वो है, बट गांव में लोग इस चीज़ को अभी भी नहीं समझते। तो हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था। मुझे लोग बोलते थे, क्योंकि पापा के जाने के बाद अगर मैंने इनकम सोर्स स्टार्ट किया था तो वो मेरा था मेहंदी और मेकअप। मेहंदी मेकअप करते थे आप? मुझे वो भी आता था और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ यार कि मुझे बहुत कुछ आता है। तो मैंने मेहंदी और मेकअप किया था। उस टाइम की बात है, मैं उस टाइम पे सच में सड़क पे बैठा हुआ था। अच्छा। और उस दिन मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे और मेरी साइकिल से मैं चलता था, मेरी साइकिल खराब हो गई थी। अच्छा। तो मेरी एक फ्रेंड मिली और मैं साइकिल पैदल लेके जा रहा था। वो दीदी हमको कोचिंग में मिले थे। अच्छा। तो उन्होंने देखा और हमें उन्होंने एक अपने फ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस कराया और फिर वो निकल गए। मैं वहीं पे बैठा, अब मैं पंचर कैसे बनवाऊं, पैसे भी नहीं है और 5-7 किलोमीटर मैं कैसे इसको पैदल लेके घर तक जाऊंगा। और कहते हैं ना, किस्मत में आपका एक टर्निंग पॉइंट आता है और उस दिन अगर शायद मेरी साइकिल खराब नहीं होती तो मैं उस एरिया में नहीं होता। अच्छा। मैं अपने घर निकल गया होता। मैं वहां पे बैठा तो मुझे कॉल आ गया। मैं 2.5-3 घंटे ऐसे ही वहां पे फोन चलाते बैठा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है। उसके बाद एक दीदी थी, उनकी कॉल आई, अतुल कहाँ है तू? मैंने कहा दीदी मैं तो आपके घर के बाहर जो पेट्रोल पंप है उसके पास ही अभी तक बैठा हूँ जहाँ पे हम मिले थे। कहती क्या बात होगी? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही। कहती तेरे लिए काम है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मैं सबसे बोलता था मुझे काम चाहिए। उन्होंने बोला तेरे लिए काम है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा मेरी ना क्लाइंट है और मैंने बुकिंग लिया था मेहंदी का और तेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है। मैं उस टाइम पे मेहंदी तो नहीं लगाता था बट मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, थोड़ा बहुत उसका कीप पकड़ना आता था। कहती अगर तू करेगा तेरे को 200 रुपए मिलेंगे। ज्यादा टाइम की बात नहीं है, 2010 की बात है। अच्छा। ये पहली जो कमाई मेरी आई थी 2010 में आई थी। अच्छा। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज थी। मेरे को 200 रुपए मिल रहे हैं। तो उस टाइम पे पॉकेट मनी हमारी इतनी नहीं होती थी और मैंने अपने फादर को भी खो दिया था, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैंने मेहंदी लगाई। एक बंदे के हाथ में मेहंदी लगाते लगाते शाम को 8 बजे से लेकर रात को 2 बज गया और मेरे को भूख भी लग रही है। पहली बार मैं किसी के घर पे गया हूँ और ऑब्वियस सी बात है, बड़े लोग, बड़ा घर, बड़ा, मैं तो बहुत खुल के बोलता हूँ। वो बहुत अच्छी फैमिली थी, तो मैं उनसे पानी तक भी मांगने में ना मतलब डर रहा था। कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो था। मैं हाथ हिल रहा था। वो कहती बेटा तो ठीक है, तेरी तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ मेरी तबीयत ठीक है बट थोड़ा सा डर लग रहा है। कहती कोई नहीं। मैंने लगाया। टच वुड वो दिन था मेरी लाइफ का एक टर्न पॉइंट दे दिया कि मैं डरते डरते टाइम लिया बट बहुत सुंदर उनको मेहंदी लगी। अच्छा। और वो 2 बज गए रात में, उन्होंने अपनी फ्रेंड को 2 बजे रात कॉल किया मेरे सामने। कहती तू एक लोगों को कॉल लगा सकता है, सेम हमारे ही ब्लॉक में रहते हैं वो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद सिटी हमारा बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डेवलप हम नहीं बोल सकते हैं। लोग अच्छे थे बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डर होती थी। मैंने घर में कॉल किया, बताया। तो मैं ताया जी के घर में रहता था। तो भाभी की ठीक है चलो कोई नहीं बट आराम से आना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ से हमारा घर भी काफ़ी दूर 10 किलोमीटर पड़ता था और एक इलाहाबाद का जो ब्रिज है वो पार करके तब मुझे जाना पड़ता था अपने घर के लिए। तो रात को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली डरती है। मैंने लगाया, उन्होंने बोला, मैंने लगाया 5 बजे सुबह के और वो अच्छा लगा। मैं घर गया, 2 या 3 घंटे में सोया घर पे।
क्योंकि अगले दिन मेरा स्कूल था। मैं भी 10th क्लास क्वालिफाई करके 11th में था। तो मेरे को भी डर लगने लग गया कि कल का तो मैंने कुछ काम भी नहीं पूरा किया है। हालांकि और अगले दिन मेरा म्यूजिक कंपटीशन था। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मेरा म्यूजिक कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन में, इस सब जगह पे तो मैं कहीं भी चला जाता था। अच्छा। तो उन्होंने बोला और फिर मुझे उनकी कॉल आई कि क्या कहते हैं, तुम्हारा काम अच्छा लगा और भी लोग लगवाना चाहते हैं। और टाइम था ये करवा चौथ का। अच्छा। तो फिर मेरे को लगा, फिर धीरे धीरे मैंने किया और मैंने एक इलाहाबाद में अपना एक नाम और पहचान बना लिया था इस चीज़ के लिए। फिर मेरी पेंटिंग अच्छी थी, मुझे मेकअप में अच्छा नहीं, मुझे ब्राइडल मेकअप के ऑफर आने लग गए और मैंने अच्छा इनकम किया। मैं 30-30 हज़ार में मेकअप किया हूँ लोगों का। और मेहंदी का मैं 5-5, 7-7 हज़ार रुपये चार्ज करता था। मुझे नहीं पता था पहले कि इस फील्ड में इतनी कमाई होती है। अच्छा। तो जब मुझे 2010 दिसंबर में मुझे 1500 रुपये पहली बार मिला मेहंदी लगाने का, दुल्हन का। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। 1500 रुपये का हम कपड़ा खरीद लेते हैं, हाँ। पूरा सेट कि ये चीज़ हम ले लेंगे शादी में जाने के लिए। तो हमारे लिए बहुत, मैंने 1500 रुपये लोग मेहंदी लगाने के देते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। मैंने बताया ना 200 रुपये जब मिला था मैं बहुत खुश हुआ था। और फिर मैंने उस कमाई से अपने घर के हर बंदे के लिए कपड़े खरीदे थे। अच्छा। मुझे वो याद है कि मैंने भाई, दीदी, मम्मी सबके लिए कपड़े खरीदे। और उसके बाद फिर मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मैं लाइमलाइट में आ गया। अच्छा। और मैं ये नहीं कहूँगा, बट जो मेरे वहाँ के कस्टमर थे, आईएएस, पीसीएस, जज, वकील, बैंकर, ये सारे मेरे कस्टमर बन गए। और ऐसे मेरे कस्टमर के अगर मैं उनको आधी रात को कभी कॉल कर दूं ना कि आंटी, भाभी, मैम, जो भी हैं, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मैं प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, कोई ऐसा शायद बंदा नहीं था जिसने मेरे को कभी मना किया हो। मेरी बहन की शादी हुई 2013-14 में। मैं खुद उनके लिए अपना एक बैलेंस क्रिएट किया था। मैंने उनके कपड़े खरीदे, गहने के लिए मैंने खुद एक अच्छा बैंक बैलेंस बना लिया था। तो मुझे ये लगता है, और खुद के घर की शादी में बताइए कि आप क्या होते हैं, मैं तो खुद के लिए एक शर्ट भी नहीं खरीदा। तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं पढ़ता और पढ़ाता दोनों था। मैंने एक स्कूल में भी एज अ टीचर काम किया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे घर का सिचुएशन भी ऐसा था। मैं सुबह 10 बजे 9 बजे घर से निकलता था और रात को 10 बजे और 11 बजे मैं घर वापस आता था। मैं 12-12, 16-16 घंटे में घर के बाहर होता था। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम करने होते थे। मैं एक क्लास ख़त्म किया, एक क्लास ख़त्म किया, एक क्लास, कहीं मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ शायद मैंने बचपन से ही सीख लेती, एक्टिव रहने का। और पेंटिंग के लिए तो शायद जुनून ही ऐसा था। मैं रात रात भर जग करके घर पे बैठ के पेंटिंग करना। फिर पेंटिंग की स्टॉल भी लगाई, वहाँ पे हम सेलिंग करते थे। एक भाभी के साथ, भाभी जी थी, उनके साथ मिल करके। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने लाइफ में इस फेज से ज़्यादा पहले के फेस में मैंने प्रॉब्लम किया। और 2021 में जब मैं फैशन में आया, ये भी बोल सकते हैं कि 2018 में जब मैंने एडमिशन लिया फैशन में, तो मुझे 2019 में एक बहुत अच्छा ऑफर मिला काम करने का, मिस टूरिज्म इंटरनेशनल, मिस इंडिया के लिए, नेशनल कॉस्ट्यूम बनाने के लिए। अच्छा। और मैंने वो नेशनल कॉस्ट्यूम बनाया, जो नेशनल कॉस्ट्यूम टॉप 5 में सेलेक्ट हुआ। तो एक मेरे को अच्छा अचीवमेंट वहाँ से मिला। और फिर 2020 में मुझे उसी अवार्ड के बेस पे एक अवार्ड के लिए बुलाया गया पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। और उसके बाद 21 में मैंने अपना पहला शो अच्छा किया और मैंने अपना कलेक्शन लॉन्च किया। जो वो कलेक्शन मैं खुद भी नहीं सोचा था कि मैं उसके बाद इतना कुछ कर पाऊंगा। ना मुझे आइडिया था फैशन शो में कैसे खुद वॉक करते हैं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम कैसे वॉक करके जाएंगे। जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था तो मैं बहुत डर रहा था और वो सच में मेरे फेस पे दिख रहा था। आज मैं वो वीडियो देखता हूँ, मुझे लगता है आज मैं लोगों को बोलता है ऐसे चलो ये वो। और उस टाइम पे मैं खुद एक नर्वस बच्चे की तरह, फेस पे स्माइल नहीं। आज जब मैं फोटो क्लिक करता हूँ तो मुझे लगता है स्माइल होना चाहिए चेहरे पे। उस टाइम पे ऐसे लग रहा था किसी ने भेज दिया है। और ऐसे लाइक कि मेरा हाथ ऐसे है और एक जो मेरा शो स्टॉपर था उसने मेरा हाथ ऐसे उठा रखा है। तो मैं देखता हूँ मेरे उस टाइम पे थोड़े लॉन्ग हेयर थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है वो देख के। बट उसके बाद कहते हैं ना, टाइम के साथ आप बहुत कुछ सीख जाते हो। मैंने सीखा फैशन में। मैंने 2021 में ही मैंने बहुत मिस्टर मिश करके मिस इंडिया ऐसे पेजेंट मैंने किए, जिससे मैंने अच्छी इनकम की। जो उसमें मैंने 30,000 तक इनकम किया 1 डेज अपने आउटफिट देने के। तो मैंने वहाँ से किया और
अगर मैं अभी फैशन की बात करूँ तो इससे ज़्यादा कमाई मैंने दूसरे फील्ड में की थी, कौन से में? मेकअप और मेहंदी में। बट कहते हैं ना कि आपको दो नाव पे चलना तो नहीं ही है, एक ही उसमें जाना है। तो मैंने फैशन को फिर अपना पूरा फोकस फैशन को दिया, और आज मैं बहुत सारे मूवी गाने पंजाबी हरियाणा के किए, और एक बॉलीवुड की मूवी भी किया जिसमें अपने ब्रांड को मैंने कोलैब किया, कौन सी मूवी? बैड न्यूज़, बैड न्यूज़। धर्मा प्रोडक्शन का। और अभी मैंने एक और किया वार्डरोब डिज़ाइनर में उनका, अच्छा। उसमें भी मैंने अपने ब्रांड को कोलैब किया। 24/7 ऑनलाइन वेब सीरीज़ है। अच्छा। तो वही है, धीरे धीरे हम करते गए। और मेरे 2022 में एक टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे सपना चौधरी मैम मिली, अच्छा। हरियाणा की फेमस एक्टर हाँ। और डांसर। तो उन्होंने मेरे लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाया। आज मैं उनका बोल सकता हूँ पर्सनल डिजाइनर भी क्योंकि 80% कपड़े मैं ही मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं ही डिज़ाइन करता हूँ। अच्छा। बट उन्होंने मेरे हर एक बुरे वक्त में बहुत साथ दिया, और आज मैं एक नाम और फेम भी बना पाया। तो उस चीज़ को, और एक नाम और फेम बनाना भी बड़ी चीज़ नहीं है, उसको मार्केट में बनाए रखना हमें लगता है ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। तो ये चीज़ मैंने फेस अभी हो रहा है, अभी कुछ टाइम में मैं कुछ ज़्यादा फेस किया कि मार्केट में आप आओ, मार्केट में बहुत लोग आते हैं और कब आते हैं कब जाते हैं किसी को पता नहीं लगता। बट मार्केट में एक वैल्यू को बनाए रखना बहुत मुश्किल का चीज़ है। मैं सुनता था पहले कि वो आर्टिस्ट काम किया और कुछ दिन बाद वो सड़कों पे आ गया, तो मुझे लगता था ऐसे कैसा फेम था। बट अब पता चला कि नहीं, चाहे वो डिजाइनर हो या आर्टिस्ट हो, कोई भी फील्ड का आर्टिस्ट हो, अपने फेम और ओहदे को बनाए रखना बहुत बड़ी चीज़ है। जो सपना चौधरी एक नाम है, बहुत आज के दिन बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है, पर पब्लिकली इतना लोग उनको नहीं जानते। मतलब जो पर्सनली आज उनको एक एक्ट्रेस मानते हैं, एक परफॉर्मर मानते हैं, पर इंटरनली जो पर्सनल जो कनेक्शन है, बाय हार्ट कैसे हैं, बाय नेचर कैसे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और शायद उनके नाम से मेरे अंदर एक जान आती है। मैं नहीं बोलता, मैं लोग कैसा सोचते हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता, बट मैंने उनके साथ बहुत टाइम बिताया है। मैं उनके घर पे रुका हूँ, और कहीं भी मैं शूट पे हो या कहीं भी, कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं उनके फैमिली का मेंबर नहीं हूँ। मुझे हमेशा उन्होंने एक चीज़ फील कराया कि तू मेरे घर का बंदा है। मैं एक बहुत लास्ट ईयर में एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। उस टाइम पे मुझे लगता है मैं किसी आर्टिस्ट या अपने फैमिली को भी कॉल करता, उस टाइम पे कोई मेरा साथ नहीं देता। लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या। बट मैंने जो चीज़ बताया, तू कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे कहीं भी किसी मोड़ पे कोई भी तंग करे, कुछ भी करे, हमेशा। और एक उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो इतना डाउन टू अर्थ होने के बाद भी ना, आज एक बड़ा नाम है, उनके नाम पे खुद मूवी बन रही है। महेश भट्ट ने उनकी बायोपिक अनाउंस कर दिया। उसके बावजूद मुझे लगता है कि इतना सॉफ्ट हार्ट मैंने किसी का नहीं देखा। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से मिला हूँ, मेरे कांटेक्ट में 50 से प्लस आर्टिस्ट होंगे जिनके साथ मैंने काम किया है, और बहुत इन्फ्लुएंसर और मार्केट के आर्टिस्टों के साथ मैं मिला हूँ। बट अभी तक वैसा हार्ट मैं किसी का नहीं देखा। क्यों? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ये फील आपको कराते हैं कि मैं एक जानी मानी बिग नेम हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन नहीं, मैं उनके साथ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम घर में भाई बहन है ना, वैसे ही होता है। तो वो बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ में जो चीज़ देखा है ना, उसको इतना प्यार से लोगों के साथ वो पेश आते हैं। तो वो एक्चुअली उनकी जो सुंदरता लोग कहते हैं ना, वो उनमें है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि वो डांस से ये किया वो किया, वो उनकी मेहनत है, वो उनका आर्ट था। पर उन्होंने एक नई रेवोल्यूशन लेके आए। मतलब कितने लोगों ने अपना घर चलाना शुरू कर दिया। एक स्टेज परफॉर्मर इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, स्टेज परफॉर्मर को इतना रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता था, इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती थी। हाँ, एक हो गया, चलो घर चलो, है ना, वो ऐसे ही आते थे बेचारे, किसी पिकअप विकअप में भर के सामान वामान लेके डांस करते थे, निकल जाते थे, ऐसी चीज़ थी। मतलब एक उस आर्ट को उन्होंने एक अच्छा रिस्पेक्टफुल आर्ट बना के, मतलब कितने लोगों ने उसको फॉलो किया, अब अपना घर चल रहा है उनका मस्त। एग्जैक्ट। क्या होता है ना, वो हम किसी एक स्टेट की बात नहीं करते, हर एक स्टेट की बात है। क्या होता है कि लोग अपने बच्चों को ना, मुझे नहीं पता ऐसा लोग करते क्यों है, अपने बच्चों को हमेशा लोग चाहते हैं कि वो डॉक्टर इंजीनियर ये वो बने। अच्छी चीज़ है, हर माँ बाप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। बट अगर उनका जिसमें हॉबी हो ना,
कभी बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। ये चीज़ मैंने अपने फादर से सीखा था। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे, हमें बहुत तो नहीं, बट हाँ हमने 10th के उसमें हमें वो छोड़ के चले गए। एक हम तब पर भी इतना समझदार बच्चा नहीं, कितना 14-15 साल का बच्चा कितना ही होता है। उन्होंने एक चीज़ हम लोगों को सिखाया था, आपकी जिस चीज़ में हॉबी है ना, आप वो काम करना, और उसको इतना मन लगा के और लगन से करना ना कि आपसे बंदा कुछ सीख पाए। और शायद मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसे लोगों को फेस किया है, बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं और मैंने बात भी किया है। वो लोग ने कुछ चीज़ें मुझे जैसे बताई, कुछ बच्चे, जैसे मैं अपने होम टाउन जाता हूँ, मुझे वहाँ पे भी कुछ बच्चे मिलते हैं, तो मैं वहाँ पे उन लोगों से बात करता हूँ। वो मुझसे पूछते हैं कि जैसे आपकी लाइफ है, आपने कैसे किया, मुझे करना चाहिए। मुझे कई कॉलेज से ऑफर भी आता है, अभी भी मुझे चंडीगढ़ के 2 कॉलेज से ऑफर आया हुआ है कि आप आके हमारे यहाँ लेक्चर अटेंड करो। जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ वहाँ से मुझे ऑफर आता है, बरेली में है, बहुत सारे ऐसे जगह से मैंने 1-2 जगह लिया भी है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ फेस किया है ना उस टाइम पे, लोगों को या लोगों की मेंटालिटी को, मैं सच में मैं बुरा नहीं मानता कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। मुझे बहुत बुरा भला बोला गया इस फील्ड से लेकर के, जिस फील्ड को मैं पहले करके आया हूँ। तो मेरे रिश्तेदार खुद मुझे बोलते थे। तो मुझे लगता है कि अगर अपने रिश्तेदार को या लोगों को फेस कर लिया ना, फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिनको आप नहीं जानते वो आपके बारे में कुछ भी बोलता है, आपको फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मेरे रिश्तेदार बोलते हैं उसका भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? उनके पास इतना टाइम है कि वो मेरे बारे में बात कर सके। और मेरे बारे में कुछ टाइम 2022 की बात है, कुछ दिल्ली में डिज़ाइनर हैं, उन लोगों ने मेरे बारे में कुछ बातें पता की जो कि मुझे किसी ने दिखाया और बताया। मैं एक तो ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, बट जैसे मेरे को सामने से दिखाया गया कि ये देखो ऐसा मैसेज आया कि इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये घर से कैसा है, इसके सच में फादर हैं कि नहीं है। एक्चुअली माय मॉम इज कैंसर पेशेंट, तो इसके मम्मा को कैंसर है नहीं है। भाई कोई अपनी फैमिली के बारे में ऐसे क्यों गलत अफवाहें बोलेगा? मैंने वही बोला ना कि आप अपने बारे में, जो आपके हमदर्द बनते हैं ना, वही पीछे जाके आपके बारे में बुराइयां करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं वो चीज़ फेस नहीं होता कि वो बंदा आगे निकल गया। और इस चीज़ में मुझे एक चीज़ सपना चौधरी मैम की बात याद आती है। उन्होंने मुझे एक बार गाड़ी में बोला था कि अतुल, अपने काम को जितना तुम प्यार दोगे ना, उतना तुम्हें खुद से प्यार होगा। और जब तुम्हें खुद से प्यार होगा तो तुम्हें लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने एक बात और कही थी, दुनिया का फ्री में काम कर दो, लेकिन जो तुम्हारा पैशन है, जिससे तुम्हारा घर चलता है, उसको कभी नहीं। मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना है, उसमें भी उन्होंने बोला है कि आप ना, जो रिश्तेदार पहले आपको बुरा बोलते थे, आज वो आपके नाम और फेम की वजह से आपके पास आना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास मत जाओ, अच्छा है, लेकिन फ्री में कभी उनका काम मत करो। वो आपकी इज्जत करना भूल जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ भी, मेरे लिए बहुत बड़ी वो रहा है, सबक रहा। सही बात है, अननोन बंदे को आप फ्री में दे दो, गरीब की मदद कर दो, अपने रिश्तेदार का कभी मत करो। मैं रिश्तेदार के लिए बुरा नहीं बोलता, लेकिन जो लोगों ने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया ना, आप कभी उनके सपोर्ट में मत खड़े हो। मैं तो ये नहीं बोलता, बट किसी ने मेरे सच में बैकबोन, कुछ लोग, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, इन लोगों ने सपोर्ट किया है, बट वो हमारे फील्ड को जानते नहीं तो वो कितना कर सकते थे। बट जो मुझे बुरा बोलते थे ना, मुझे तकलीफ उनसे होती थी। आपने आज तक जितना भी काम किया उसमें आपका सबसे ऐसा प्राउड वाला काम कौन सा था, जहाँ पे ये लगा हाँ ये तो मैंने सबसे अच्छा कर दिया आज तक? ऐसा तो अपने काम से मैं प्यार करता हूँ, तो मेरे लिए खुद के काम को जज कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मतलब कोई एक पॉइंट तो ऐसा था, हाँ ये तो सही कर दिया। बट जब मैंने पहली बार शो किया था, जो मेरा ड्रीम था बचपन से ना, मुझे फैशन, पेंटिंग और इन सब चीज़ों को मैं फॉलो करता था। जब मैंने पहला शो किया था ना, मेरे को अच्छा हाइट मिला, और वो वीडियो भी मेरा ड्राइवर बनाया था। अच्छा। मेरे पास कैमरा नहीं, या हम उस चीज़ को माइंड ही नहीं किए। इवन उस इवेंट ऑर्गेनाइजर ने हमें कुछ दिया भी नहीं। बट मेरे जो ड्राइवर था मेरा, जिसके साथ हम गए थे, उसने एक वीडियो क्लिप बनाई थी। अच्छा। जो मुझे खुद देख के बहुत प्राउड फील हुआ। उस टाइम पे मुझे अगर किसी की याद आई थी तो मुझे अपने खुद के फादर की याद आई थी। अच्छा। कि शायद आज वो वहाँ पे होते ना, तो वो बहुत खुश होते, क्योंकि
बचपन से जब मैं डांसिंग और स्कूल टाइम में डांसिंग और पेंटिंग में मैं कंपटीशन करता था, मैं कभी फर्स्ट आया कभी सेकंड आया ना, तो मेरे से ज़्यादा मेरे पापा को खुशी मिलती थी। तो मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए ना सबसे बड़ा उम्मीद उसके माँ बाप होते हैं, जो उसको हर जगह देखना चाहते हैं। तो मुझे उस दिन फील हुआ था जब मैं पहली बार मुझे कहीं से अवार्ड मिला था, तो मेरे को ऐसा लगा काश आज मेरे पापा होते और सामने से मुझे देख रहे होते। क्योंकि मैं गलत नहीं बोलूँगा, बट वो अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पूरे रास्ते 4 to 5 आवर्स की जर्नी करके मैं अपने घर वापस आया था। मैं पूरे रास्ते कार में सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था, कितनी अच्छी ट्रॉफी है और पहली बार मुझे ऐसी ट्रॉफी मिली है। और मैं इंडिपेंडेंट होके किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे टाइम घर में गया, किसी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शायद उनके लिए एक ट्रॉफी जैसे ही दिखा, उन्हें वो नहीं लगा कि इसमें बच्चे का एफर्ट डाला। आज भी मेरे घर वाले मुझे कॉल करते, कितना वक्त लेगा तू, मुझे आज भी बोलते तू गवर्नमेंट जॉब कर, गवर्नमेंट की तैयारी कर। मेरे आज भी घर वाले मुझे ये सजेशन देते हैं, बट मैं कहता हूँ ठीक है, रब है, जब तक देखेंगे, ऊपर वाला है। नहीं, लड़ते रहो, चलते रहो। और आर्ट फील्ड में मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी कभी नहीं आती। एनी टाइम आपको रिस्क रहता है गिरने का। ट्रू, आप कभी भी गिर सकते हो, तो वो तो इनसिक्योरिटी तो रहेगी। बाकी करते जब तक काम, अगर आप अपने काम से प्यार है तो फिर दूसरा और क्या चाहिए। मुझे कोई लोग कहते हैं ना कि आपका फेवरेट कौन है, मैं खुद का फेवरेट हूँ। अच्छा है। और मैं हमेशा खुद को ही लोग, चाहे मैं खुद के कपड़े पहनूं या मैं खुद का डिजाइन करूं, लोग 4 लोगों से पूछ के कॉन्फिडेंस फील करते हैं, नहीं ये चीज अच्छा बना है। और मेरे में क्या है, 4 लोग उसको अच्छा बोल रहे हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना, वो मेरे लिए अच्छा है ही नहीं। अच्छा। मैं हमेशा, जैसे हम जब भी अपने स्टूडियो में ब्रांड अपना आउटफिट वो करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जो हम स्केच बनाते हैं उस स्केच से कई बार कुछ चीज़ें अलग बन जाती हैं, तो कई बार वो चीज़ अच्छी भी बन जाती है, और कई बार क्या होता है कि वो मेरे मन को नहीं भा रहा है, और सामने वाला, बहुत सारे मेरे फ्रेंड है वो आए, अरे बहुत सुंदर आर्टिकल बना है, ये है वो, बट मेरे मन में वो कहीं ना कहीं रहता है, नहीं अतुल्य परफेक्ट नहीं है, लोगों की मत सुन। अगर, और मैंने एक चीज और किया था, मैंने बचपन से लोगों की बहुत कम सुनी है। जरूरी है। अगर मैं लोगों की सुनता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो मैं अभी भी वैसे ही करता हूँ, मैं कपड़ा दोबारा खोल देता हूँ, मैं सारे कपड़े खोलो दोबारा बनेगा। लास्ट ईयर मैंने अपना कलेक्शन लॉन्च किया, तो उस कलेक्शन को मैंने पहले बना लिया था, बट कहते हैं ना, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बहुत नॉलेज मिलता है। हम ये नहीं कहते कोई भी बंदा स्ट्रगल करके तुरंत हाइप पे पहुंच जाए, या बहुत लोगों को 10 साल लग जाते हैं, वो अपनी अपनी खुद की मेहनत है। तो कभी आपको उससे प्रॉब्लम भी किसी को नहीं होना चाहिए। मैंने अपने पूरे कलेक्शन को दोबारा खोला। अच्छा। 6 महीने पहले का बना हुआ है, और वो भी से मुझे ब्रांड लॉन्च करना है, तो मैं वो पहले से स्टडी करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने उस पर काम किया, बट उसमें ना लास्ट टाइम में मुझे कुछ चीजें ना कमियां दिख गई, और एक कमी को हम दूसरे तरीके से ठीक कर सकते थे जिसमें मेहनत कम होती, लेकिन हमने पूरा एक एक कपड़े को अलग कर दिया और दोबारा उसको फिर से उस ले में ले आया, और वो भी सो का जो मेरा कलेक्शन या वो था, वो फॉबलेस गया। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अगर आप ठान लो कोई चीज तो वो अच्छी होती है। पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है आपकी? पर्सनल लाइफ में मेरी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि मुझे खुद से प्यार है, और मुझे लगता है कि खुद से प्यार करने वाला इंसान हमेशा खुश रहेगा। मैंने ये चीज़ सीखी लास्ट 1 ईयर से, जो मैंने कुछ देखा, तो मैंने उस चीज़ से एक चीज़ सीखा कि आप खुद से प्यार करो। आपको जो बोलता है ना कि मैं आपका सबसे बड़ा हमदर्द हूँ, ये हूँ, मुझे लगता है माँ बाप से बड़ा हमदर्द आपका ज़िंदगी में कोई नहीं है। तो या तो आप खुद से प्यार करो या अपने माँ बाप से प्यार करो, फिर आप दूसरे पे किसी को लाओ। कभी तो जरूरत पड़ेगी ना किसी दूसरे की। वो वक्त है, वक्त है। हमें वक्त पे चीज़ें भी छोड़ देनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं पहले इतना पूजा वूजा नहीं करता था। अच्छा। बट कुछ टाइम से मैंने कान्हा जी को मानना स्टार्ट किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कान्हा जी का भक्त हो गया, मैं कान्हा जी को मानता हूँ,
मैं लेकिन चिकन और अंडे भी खाता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। बट मैंने उनसे एक चीज़ पॉजिटिविटी मुझे ये आता है कि आप थोड़ा सा श्रद्धा उनके लिए रख करके ना आप खुद के मन को शांत रखते हो। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोग भक्ति में लीन हो जाएं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ उनको मानने के बाद ना सब अच्छा होता है। श्रद्धा आपको कॉन्फिडेंस देती है, ट्रू, ताकत मिलती है एक, एग्जैक्ट, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते करते हो, सही बात है। हो। बस ये होता है। और बाकी इंसान चाहे कितना ही भरोसे लायक हो, कहीं ना कहीं आपको छोड़ देगा। मेरे तो ऐसे चीजें भी रही हैं। मैंने तो बताओ बताओ। जिंदगी में 2 लोगों पे बहुत भरोसा किया। कौन थे वो 2 लोग? मैं अभी ऐसे तो नहीं बता सकता। अच्छा, मतलब कैसे, कि मतलब रिश्ता क्या था वो बता सकते हो? रिश्ता तो वो कह सकते हैं कि बहुत क्लोज था, जिसको कहते हैं ना कि आपने, इंसान सबसे पहले तो बचपन में जब उठता है तो अपने माँ बाप पे भरोसा करता है। हम्म फिर एक वक्त आता है कि वो आपका दोस्त भी बन सकता है, हम्म वो आपकी फैमिली का भी कोई बंदा होता है जो एक तीसरा जगह ले लेता है। हम्म तो ऐसे 2 लोग मेरे लाइफ में रहे हैं जिनको मैंने अपने फैमिली का एक हिस्सा माना। हम्म उन लोगों ने जो कुछ किया, मतलब वो मेरे लिए बहुत एक मतलब खून कर देने से कम नहीं था। लाइफ में कहते हैं ना, मैं अगर कभी टूटा था तो मैं सिर्फ 2 बार टूटा। एक मैंने फादर के जाने के बाद, और एक ये केस होने के बाद, कि लोग इतना आपको अपना बना के उस हद तक गिर सकते हैं जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कहावत सच है कि कोई आपका इस दुनिया में अपना नहीं है। तो आपको हर पल सतर्क रहना चाहिए और खुद से लड़ने की आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कोई भी मोड़ आए, कोई भी सिचुएशन हो, आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और शायद आज वही वजह है कि मैं पीछे ना हटने की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आज तक आपने कितने प्रपोज किए? प्रपोजल किस वे में आप पूछ रहे हैं? विल यू मैरी मी, आई लव यू, बी माई गर्लफ्रेंड, बी माई बस शुरू से लेके आज तक पूरा बता दो। ये आप लड़ाई लगवाने वाला काम कर रहे हैं। बताओ। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, किसी एक से प्यार किया था, हैं, धोखा भी मिला। क्या हुआ? धोखा क्यों मिला? मैंने बताया ना, 2 बार टूटा था इंसान। अच्छा, और कहते हैं ना, 1-2 बार के बाद इंसान बहुत मजबूत हो जाता है, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपके लाइफ में आपके पीछे पीछे क्या हो रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, वो फ्लेक्सिबल हो जाता है फिर। बोल सकते हैं। मोड़ो तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। प्रपोजल का मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि आई एम लोग बिग नेम बिग सेलिब्रिटी तो मेरे पास प्रपोजल के ऑफर्स है। बट हाँ, कुछ स्कूल टाइम से ऐसा रहा है कि कुछ लोग ने मुझे बोला था, मुझे यहाँ तक किसी ने बोला था कि हमारा तेरा सरनेम मैच करता है। भाई बहन हो गए फिर तो। नहीं, भाई बहन तो नहीं था, बट वो मेरे क्लासमेट नहीं थी, हम कोचिंग में साथ पढ़ते थे। तो लाइक कि बहुत अच्छी थी मेरी, आज भी वो अच्छी फ्रेंड है। मैं उसकी शादी में नहीं गया था, उसकी भी शादी हुई थोड़े दिन पहले। ऐसे कैसे जाएंगे? तो इश्क में नाचेंगे नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो होता है। बट आज भी हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो बोला था, 1-2 लोगों ने और ऐसे बोला, शायद कुछ लोगों ने नाम की वजह से भी बोला। कुछ ऐसे मैसेज आज भी मेरे फ़ोन में पड़े हुए हैं, लोग अच्छे ऑफर देते हैं। क्या गाड़ी बंगला? नहीं, गाड़ी बंगला तो नहीं है, बट लाइक कि तू इस फील्ड में है, मेरे पास पैसे हैं, हम साथ में मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा हम एक लाइफ पार्टनर अच्छे बन सकते हैं, ये है वो है। अच्छा अच्छा। बट अभी तक अगर मैं सोचूं तो मैंने एक बार ऐसा कुछ सोचा था कि मैंने अपना सेट किया था माइंड कि हाँ ठीक है, लाइफ में ऐसे करना है ऐसे करना है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में अकेले ही खुश हो। जो आपने बताया कि आपने प्यार किया था, उसमें जो चीज़ें खराब हुई, मतलब जो भी आपका जो रिश्ता टूटा, तो उसमें वजह क्या थी? मतलब क्या रीजन क्या था उसका? मुझे लगता है कि एक हेल्दी रिश्ता वो होता है जिसमें आप एक दूसरे को समझते हो, और समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं सच हूँ या मैं ठीक था, बट कहीं ना कहीं मैं भी गलत था और साइड से मुझे बहुत ज़्यादा गलत मिला।
कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे लाइफ में ऐसा भी एक मोड आएगा जो इंसान आपको समझता हो। वो लाइफ का मतलब ये नहीं होता है, देखो आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो आपके पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, हर चीज होता है। अभी जो हमारा टाइम है ना, वो सक्सेस होने का है। उसमें हर चीज को मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। तो हमारे रिश्ते में शायद कहीं ना कहीं ये था कि हम फैमिली को ज्यादा वो कर रहे थे कि हमारा शादी हो जाए, ये हो जाए, और इन सब चीजों के लिए मैं इतना जल्दी प्रिपरेट नहीं था। अच्छा। मेरी लाइफ अपनी कुछ अलग है, और हमारे बीच में एक हर रिश्ते में एक वो होता है ना कि आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, एक स्पेस होता है। हमारे में वो नहीं बचा था। अच्छा। तो मुझे लगता है शायद ये भी वजह थी कि आप किसी को, आपका कोई भी पार्टनर हो, मुझे ऐसा फील होता है, आपका कोई भी पार्टनर हो, कभी भी उसे एक लिमिट तक रखना चाहिए हेल्दी रिलेशन के लिए। अगर आप उसे लिमिट से ज़्यादा अपने चीज़ों में इन्वॉल्व कर दो ना, तो वो आपको ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और शायद मेरे में यही हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे लाइफ में ज़्यादा अच्छा हूँ। ओके, तो धोखा मिला कभी दोस्ती में? हाँ, किससे मिला? दोस्ती में मैंने, दोस्त से बढ़ के रिश्ता था हमारा। कहते हैं ना, आप फैमिली के बाद फैमिली किसी और को मान लेना, वो था मेरे में। अच्छा। बट वो धोखा ऐसा था कि चलो मैं उसको बोलना नहीं चाहूँगा, बट वो इतना पेनफुल था ना, शायद हम दुश्मन के लिए भी वैसी चीज़ ट्राई नहीं करते। अच्छा, ऐसा कुछ मेरे ऊपर ट्राई किया गया। क्या बताया कुछ? तो लाइक वही, हम चीज़ों को मानते नहीं। मैंने बोला ना, मैं बहुत, मैं पूजा पाठ में इतना बिलीव नहीं करता था, बट शायद वो डर मेरे को एक ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ दिया कि मैं खुद भक्ति में लीन हो गया। अच्छा। शायद वो मेरे लिए अच्छा भी था। शायद कहते हैं ना, जो कुछ आपके लाइफ में होता है अच्छा। वो आपसे कराया जाता है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे लाइक ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें थी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से तो कटना ही पड़ा। बट वो होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कैलकाटा में भी रह के आया, मैंने ऐसी चीज़ें कभी फेस नहीं की। बट वो डर तो मेरे अंदर आ गया कि मैं कहीं ना कहीं खुद को बचाव के लिए मैंने भगवान का सहारा, कहते हैं ना, एक दिन आपका सब कोई छोड़ देता है आपको, आपका एक लास्ट सहारा बचता है, वो ऊपर वाला है। वो मैंने विश्वास कर लिया। मैं सुनता था, मैं बहुत सारे वो कथावाचक का, वो बाबाओं का सुनता था। मेरे को लगता था बाबा ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा। बट फिर मेरे को लगा नहीं यार, आप ये नहीं है कि आप पूरे लीन हो जाओ, अपने लाइफ के ना 24 घंटे में 10 मिनट तो आप ऊपर वाले के लिए निकाल लो। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करता। सुबह नहाया, जब भी मैंने नहाया, पूजा किया, प्रसाद लगाया, भोग लगाया उनको, 2 मिनट उन पे माथा टेका, कहते हैं ना अपने मन की शांति, उनसे आपने 2 बातें की, बस। और क्या चाहिए यार लाइफ में। एग्जैक्टली क्या हुआ था जो आपने ब्लैक मैजिक की बात करी, इसमें एग्जैक्टली बता वो शायद थोड़ी पर्सनल है, हमें इस टॉपिक पे यहाँ पे तो नहीं बात करना चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं आपकी पहचान होती है। अच्छा। आप अपना एक नाम और फेम, जिसको बहुत पुराने में औहदा बोलते थे, जब आपको वो मिल जाता है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो कुछ लोग होते हैं जिनको डर होता है, या कुछ भी रीजन हो सकता है, रीजन आज तक मुझे पता नहीं लगा कि एक्चुअली वो रीजन था क्या। तो शायद वही वजह था, मेरा नाम और पहचान या मेरा दूर जाने का डर था, जो ये सब हुआ था, बस कुछ नहीं था। अच्छा, आपने फर्स्ट किस कब किया था? सर ये तो हमें लगता है, पता नहीं, फर्स्ट किस यार माँ बाप के साथ होता है। वो प्यार एक्चुअली में वो तो ट्रांसपेरेंट प्यार होता है। मैं चुंबन की बात कर रहा हूँ, चुंबन की। हम अश्लील होते हैं। कब किया था? फर्स्ट किस अगर हम बात करें तो 2016। 2016 में। प्यार क्या है आपके लिए, मतलब कैसे डिफाइन करोगे प्यार को आप? ये थोड़ा डिफिकल्ट है सर की अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती हाँ, प्यार मुझे लगता है, प्यार को हम ज्यादा खींच तो नहीं सकते। मेरे लिए सिर्फ 2 वर्ड है प्यार का, है। समझदारी। समझदारी प्यार है। बस, क्योंकि उसी के बेस पे आपका हर चीज होता है। अगर समझदारी नहीं है तो प्यार का कोई मतलब नहीं है। नो गिफ्ट का कोई मतलब है, कुछ भी नहीं यार, सब कुछ खत्म है।
प्यार का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के जिस्म से प्यार कर रहे हैं, प्यार का मतलब समझदारी है। आप उसके लिए कितना सोचते हो, उसको कितना आगे बढ़ा सकते हो, क्या चीज़ हो सकता है। और दूसरी चीज़, कभी प्यार में ना ये नहीं होना चाहिए इंसान का मैं तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। मुझे लगता है ये समझौता हुआ। जिस दिन आपने ये चीज़ गिना दिया ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को डिफाइन करता है, समझौता। ओके, जिंदगी क्या है? जिसको हम ना अपने तरीके से जीते हैं। मुझे किसी को देख के नहीं जीना चाहिए, किसी को भी किसी को देख के नहीं जीना चाहिए। जैसे जिंदगी को जिसने लिखा है ना, बहुत अच्छा लिखा है। और हमें खुद से अपनी जिंदगी बनानी चाहिए। हम देखो, लाइफ में आप जब जिस दिन से हमें लगता है बच्चा एक पैदा होता है ना, या गर्भ में आता है, उस दिन से उसके लाइफ का एक टाइम पीरियड शुरू हो जाता है कि तुझे इतना वक्त दिया गया है, तो इतने वक्त के लिए धरती पे गया है, और उस टाइम में तुझे इतना टाइम है कि तू कुछ अच्छा कर सकता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि संगत का असर पड़ता है? नहीं, नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। मैं दूसरे को नहीं बोल सकता, हालांकि मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ है कि वो संगत का असर दिखता है, बट मेरे ऊपर कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बचपन से लेके आज तक हर टाइप के लोगों के साथ रहा हूँ। अच्छा। मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ, तो लाइक बहुत बुरे वक्त से हॉस्टल में भी मैं गुजरा हूँ। और उसके बाद मैंने अकेले लाइक रूम ले करके रहा हूँ, फैमिली के साथ रहा हूँ, और बहुत जहाँ पे पीने खाने वाले लोग थे, बट मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। मैं पीता हूँ, खाता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, बट मैंने एक लिमिटेशंस हैं कि मैं कभी कभार के लिए। तो संगत मैंने ऐसी रही है कि जो 24 घंटे पीता रहा है बंदा। मैं जिस चंडीगढ़ जब मैं पहली बार आया था, जिस पीजी में मैं रहता था, रात को 10 बजे लाइट ऑफ कर दी जाती थी, क्योंकि जो मेरे रूममेट थे वो हरियाणा के बंदे थे, और मुझे डर लगता था उनसे, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं वो सुना था बहुत स्ट्रांग और ऐसे टाइप के होते हैं। तो 10 बजे के बाद मैं अपने फ़ोन का लाइट टॉर्च ऑन करके मैं 2 से 3 बजे तक खुद से स्टडी करता था। और वो लोग एवरी टाइम मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे, पी ले और सो जा। तो मुझे लगता है कि मैंने वो संगत नहीं, मैं कलकत्ता में रहा, मैंने वहाँ भी कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं वहाँ भी रहा, लोग पीते खाते थे, सारा दिन पीने वाले भी लोग होते थे, मैं सबको देखता था, बट मुझे कभी ऐसा दिल से नहीं आया कि मुझे ऐसी संगत है तो मुझे पीना खाना चाहिए। अच्छा। तो मैं हर तरीके के संगत में रहा। एक अपने होम टाउन में एक मेरा फ्रेंड था, वो मर्डरर था, मर्डर करना ये सब उसके लिए कॉमन सी चीज़ है, कसाई बोल सकते हैं। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, मुझे कभी फील नहीं आया कि मैं किसी को मार दूँ। मैं नॉनवेज खा लेता हूँ, बट कभी कभी अगर मैं शॉप पे चला जाऊँ तो उस दिन से मेरा खाना ही बंद हो जाता है। मेरे को बहुत गंदी वाइब आती है यार, किसी को मार दिया। तो मेरे को कभी ऐसा कुछ संगत का तो गलत असर नहीं पड़ा। हाँ, मेरे को अच्छे असर पड़े हैं संगत के। हाँ, अच्छा। क्योंकि मैं उनसे बुरी चीज़ तो नहीं सीखा, अच्छी चीज़ सीखा। अच्छा। एक संगत है, पहले मैं बहुत कम बोला करता था। शायद अगर आप मुझे 2018 से 20 तक मिले होते तो मैं बहुत शरीफ बच्चों में गिना जाता था। आज भी मेरे घर वाले मुझे शरीफ ही समझते। तो मैं बहुत कम बोलता था, मुझे गाली देना नहीं पसंद था, गलत वर्ड यूज़ करना नहीं पसंद था, बहुत सारी चीज़ें थी। जब मैं चंडीगढ़ गया तो मेरी एक फ्रेंड थी, क्योंकि मैंने कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें फेस की जहाँ के बाद मेरे जो वो वहाँ पे फ्रेंड थी, वो आज मेरी वो बहन भी है, उसने मुझे सिखाया, अतुल अगर तेरे को इधर रहना है ना, तो तेरे को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, साथ तेरा कोई कुछ नहीं दे सकता। मैं इतना शरीफ था, मैं प्यार मोहब्बत की जो बात है मैं वहाँ बताता हूँ, मैं इतना शरीफ था, मैं किसी को ना नज़र उठा के नहीं देखता था। तब भी मेरे को लड़कियों ने इतना गलत ब्लेम किया, वो भी मेरा पोजीशन की वजह से। अच्छा। मैं अपने कॉलेज में गया, मेरा काम अच्छा था, सबकी नज़रों में मैं चढ़ गया, तो एक लड़की ने मुझे इतना गंदा ब्लेम किया, क्योंकि आप कहीं किसी नई जगह पे जाओ, आपको 15 दिन अगर उस जगह पे गए हुए हो गया, तो वैसे बात है 15 दिन में उस जगह को कितना समझ पाओगे, कितना एक्सप्लोर कर पाओगे। और हम जैसे लगता है मिडिल क्लास फैमिली फोकस ही करते हैं पढ़ाई पे। तो जब मैं आया था तो मेरा फोकस ही पढ़ाई होती थी। तो उस लड़की ने मुझे वो किया कि मैंने क्लास में उसको यहाँ पे टच किया, बहुत गंदा चीज़ था। अच्छा। फिर एक में लड़की आई आंध्रा की, मेरे को लगा वो मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई, उसने भी बहुत गलत ब्लेम किया। और सारे ब्लेम सिर्फ मेरे ऊपर इसलिए होते थे क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट हो गया था। अच्छा। तो मुझे लगता है पोजीशन आपको बहुत, जितनी मेरी आज के टाइम में दुश्मनी है वो मेरी पोजीशन से ही है। अच्छा। मैं इतना बड़ा नाम नहीं हूँ, बट जो छोड़ा या बहुत मैंने कमाया है वो
आज तक मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। तो हाँ, बुरा होने के बाद भी मेरा बुरा नहीं हुआ, शायद यही वजह है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। बट दुश्मनी जो मेरी हुई, लोगों ने मुझे गलत ब्लेम किया, लड़कियों ने बोला मैंने उनके यहाँ हाथ डाला, यहाँ हाथ डाला, ऐसे ऐसे करके 3-4 लड़कियों ने मेरे को ब्लेम किया कॉलेज टाइम में। तो उसका असर पड़ा, मेरा जैसे बीपी लो हो जाना, मैं सदमे से बाहर नहीं आना, ऐसे अटैक मुझे पड़े हैं, एंजाइटी अटैक पड़ना। तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को कभी फेस नहीं कर पाया, और बाकी कोई चीज़ मुझे कभी कमज़ोर नहीं की, बट ऐसी चीज़ें मुझे कमज़ोर कर दी थी। अच्छा। तो मुझे लगता है कि हरामी होना भी ज़रूरी है लाइफ में, थोड़ा सा। थोड़ा सा। तो अभी डेस्टिनेशन क्या है आपकी, कहाँ जाना चाहते हो? मेरा डेस्टिनेशन बहुत बड़ा है। कहाँ जाना चाहते हो? मेरे को एक अलग पहचान बनानी है, एक अलग मुकाम तक पहुंचना है। अगर मैं अपनी खुद की पर्सनालिटी की बात करूँ ना, तो मैं खुद नहीं जानता मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। फिर भी एक तो होता ना कि एक होती है, जैसे मतलब अगर कोई एक्टर है तो बोलता है कि मैं धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम कर लूँ तो मेरा काम हो गया, भंसाली के साथ काम कर लूँ मेरा काम हो गया, ऐसा कोई क्राइटेरिया है? ऐसा कोई मेरा ड्रीम नहीं है। अच्छा। मेरा ड्रीम सिर्फ एक है कि मेरा अपना खुद का लग्जरी ब्रांड हो। मैं ये भी बोलता हूँ, मेरे फेवरेट डिज़ाइनर हैं, बट किसी को मैं पर्टिकुलर फेवरेट अपना बना लूँ, ऐसा कोई डिज़ाइनर नहीं है, क्योंकि मैं खुद का फेवरेट हूँ, इसलिए मेरा कोई फेवरेट नहीं बचा। और अपना मेरा एक ब्रांड हो, और जब आप उस काबिल बन जाओगे ना, चाहे वो इंडस्ट्री की जो भी प्रोडक्शन हाउस हो, धर्मा हो, संजय लीला भंसाली का हो, यस बैनर हो, टी सीरीज, कोई भी है, वो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। अच्छा। मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है कि खुद के लिए काम करना चाहिए, उसके बाद तो सारे प्रोडक्शन हाउस। हाँ, एक मेरा ड्रीम है, वो मेरी फेवरेट है, ये सॉरी प्रियंका चोपड़ा, जिसको मुझे कपड़े पहनाने, वो मेरा ड्रीम था, बचपन से मुझे वो पसंद थी। अच्छा। तो शायद एक ड्रीम वही मेरा था कि मैं कभी, क्योंकि मैंने उनके लाइफ को, वो और एक सपना चौधरी, जो मेरे लाइफ में, दो लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं प्रियंका से तो कभी मिला नहीं, लेकिन सपना मैम के साथ मिलके मैंने बहुत 2 साल में जो चीज़ें सीखी हैं ना, आज भी मैं जब भी उनके घर जाता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि वो मुझे एक मैसेज जरूर देते हैं। और वो बातों बातों में, वो कभी ऐसा नहीं, वो कभी दिखाते भी नहीं कि मैं किसी के बारे में कुछ बोली, बट बैकबोन बन के सपोर्ट करना, वो उनसे सीखा मैंने, और हर बुरे वक्त में वो मेरा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आपके ट्रू वो होते हैं, चाहने वाले। हालांकि उनकी तो कितनी फैन फॉलोइंग है, और उनका मुकाबला तो करना वो है, बट हाँ, उनकी तरह यहाँ से यहाँ तक पहुँचना ज़रूर है। आर्ट इंडस्ट्री में मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, पर नाम बहुत कम लोगों को मिलता है। मतलब सिलेक्टेड लोग होते हैं जो फेमस हो पाते हैं, उनको एक अच्छा मुकाम मिलता है। तो वहाँ जाके एक किस्मत फैक्टर आता है। किस्मत पे भरोसा करते हो? यस, ऑफ कोर्स किस्मत पे भरोसा करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, किस्मत, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब ये इस भरोसे किस्मत पे मत बैठ जाओ कि खाना आपके सामने है और खाना अपने आप मुंह में जाएगा। बट हाँ, मैंने ना बहुत मेहनत किया है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने मेहनत की बात करूँ ना, तो मेरी आंखें नम हो जाएंगी वो चीज़ सोच करके कि मैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं कभी शायद मुझे बताना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं बताता कि मैं कैसे कैसे सिचुएशन से मैंने अपनी लाइफ गुजारी है। तो बट मैं हमेशा खुश रहा, मेरे हमेशा चेहरे पे स्माइल रहा। शायद यही वजह है कि मैं कभी खुद को तोड़ नहीं पाया। आपकी खुशी ही आपका मजबूत करती है। तो किस्मत में मैंने कभी ये नहीं सोचा, बट हाँ, मैंने दिल से काम किया है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किस्मत आपका साथ जरूर देती है। तो मुझे लगता है कि मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, और एक दिन किस्मत आएगा कि मैं उस मुकाम पे पहुंचूंगा। ये इंडस्ट्री है ना, मतलब वैसे बहुत बदनाम है डार्क साइड के लिए। तो कभी आपको कॉम्प्रोमाइज का ऑफर आया? किसने किया? देखिए, नाम तो बताना तो डिजाइनर कंपनी कोई भी? हाँ, कंपनी ने भी किया है। डिजाइनर तो ऑफकोर्स मुझसे नहीं किए हैं, मुझे 1-2 डायरेक्टर ने किया हुआ है। और कुछ, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि मैं दूध का धुला हूँ या कुछ ऐसा है, नहीं। बट मुझे लगता है कि आपकी अपनी थिंकिंग होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। तो ऐसे तो मैं वो नहीं है, बट हाँ, कुछ ऐसे फेसेस में मुझे आया था शुरू टाइम में। और एक इंडस्ट्री का ये भी बहुत गलत फैक्ट है, डार्क साइड ही उसको भी हम बोल सकते हैं, कि लोग एक ना मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वो चाहे मॉडल हो, एक्टर हो,
डिजाइनर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, मैं हर एक आर्टिस्ट की इज्जत करता हूँ, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट हो या बड़ा आर्टिस्ट हो, किसी भी फील्ड का, मेकअप फील्ड को, फैशन फील्ड को, स्टाइलिस्ट फील्ड को हो, प्रोडक्शन को, एनी फील्ड। मैं यहाँ तक कि मैं जब कभी शूट पे रहा हूँ तो मैं जो वहाँ पे स्पोर्ट बॉय काम करते हैं ना, दादा होते हैं ना, मैं उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ। हमें नहीं पता कल सुबह वो कहाँ पहुंच जाएगा, हमें नहीं पता है ना। हम यहाँ पे आज दे रहे हैं, आप यहाँ आज हम आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, क्या पता कल आपका चैनल इतना ग्रो कर जाए कि हम आपसे मिलने के लिए वक्त मांगे कि दिनेश भाई कब मिलेंगे हम। आप गुड़ शक्कर। इसलिए कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, बट इंडस्ट्री में एक बहुत गलत है कि लोग इस चीज को बहुत फायदा उठाते हैं। तो मैंने ये चीज फेस किया है, आज भी करता हूँ। बहुत सारी कंपनियां हैं बट मेरे वसूल, आज तक कोई मॉडल मुझे ये नहीं बोल सकता कि मैंने किसी से पैसे मांगे हैं काम कर दिलवाने के लिए। कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं कह सकता कि मैंने पैसे मांगे हैं काम देने के लिए। और मैं खुल के बोलता हूँ, हर एक आर्टिस्ट को अपना एक पहचान बनाना चाहिए। और मेरा अगर बस चले ना तो मैं किसी भी ऑर्गेनाइजर को 1 रुपए ना दूं, मैं तो नहीं देता। और मैं लोगों को भी अपने ही लाइन में ले आऊं। क्यों? आप इतने खुद टैलेंटेड हो यार, आपको पैसे देने की जरूरत क्या है? जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो वैसे ही आजकल डिज़ाइनर इतनी मात्रा में मिल रहे हैं मार्केट में, तो उससे एक डिज़ाइनर की वैल्यू कितनी रह गई है? ये बात आपने सही बोला। डिज़ाइनर वैल्यू की अगर हम बात करें तो डिज़ाइनर की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है अच्छे डिज़ाइनर्स की। या तो जो बहुत फेमस डिज़ाइनर हैं उनकी वैल्यू है मार्केट में। और एक चीज़ है इंडस्ट्री में, ये भी है, आपको वो जज करते हैं आप किस लेवल पे काम करते हो। बहुत फर्क पड़ता है मुझे लगता है कि आप मार्केट में जब काम करते हो। बट पर्टिकुलर हम इधर कुछ जगह के नाम बताएं, दिल्ली, पंजाब, ये वो, मैंने इंडस्ट्री में ऐसे भी लोगों को देखा है जो पहले प्रोड्यूसर बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, फिर वो स्टाइलिस्ट बन जाते हैं, फिर वो डिज़ाइनर बन जाते हैं। अच्छा। मेरे को एक चीज ये नहीं समझ आती कि अगर सारे काम आपको करने हैं तो डिजाइनर की वैल्यू है क्या? और इनकी वजह से जो कुछ है, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, पहले वो मॉडल बने, अब स्टाइलिश डिजाइनर बन के मार्केट में घूम रहे हैं, अपना लेबल निकाल रहे हैं। और ऐसे कई प्रोड्यूसर को देखा। और बाकी तो बहुत सारे दिल्ली में ऐसे डिजाइनर हैं, मैं तो खुल के बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा डिजाइनर हूँ और मुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और मैं हर उस डिजाइनर को बोलता हूँ हक के लिए लड़ो, अगर आप में टैलेंट है तो लोगों ने वो चीज खत्म कर दिया है। आप हर चौराहे और नुक्कड़ पे तो एक फैशन शो ऑर्गेनाइज कर देते हैं, हर चौराहे और नुक्कड़ पे एक मॉडल हो जाता है, हर उसी फॉलोअप में एक डिजाइनर हो जाता है। भाई डिजाइनर हो आप, अच्छी चीज है। और हर एक आर्टिस्ट के, मैंने बोला, मैं कदर करता हूँ। आप में वो आर्ट, वो कला दिखनी चाहिए। आप अगर एक आर्टिस्ट हो तो आप में वो कला दिखना चाहिए कि आप इस चीज के लिए हो। बट लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं वो एक चिट्ठी भेजते हैं, वो शो ब्ला 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 ब्ला, वो उनकी चीजें होती हैं 15,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख उनके स्लॉट चार्जेस होते हैं। और उनके कॉल्स आते हैं, वो क्या बोलते हैं, मैं आपको मीडिया कवरेज दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। एक्चुअली बताऊं तो मार्केट में डिजाइनर को यही नहीं पता कि फैशन शो करने का बेनिफिट क्या होता है। बतेरे डिजाइनर मार्केट में फैशन शो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर करवा रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता होता कि फैशन शो का मतलब होता क्या है। कुछ भी कपड़े आजकल आप देख रहे होगा इंडस्ट्री में, वो एक चमकीली सी पैंट पहना देंगे, आई लाइक दिस डिजाइन, इस ब्रांड में निकले, बहुत अच्छी चीज है, वो अच्छी लगती है। गले में एक रिबन बांध देंगे, हाथ में रिबन बांध देंगे। उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि वो डिजाइन, मॉडल का पेट निकला है, हाइट छोटी है, कैसे दिखते हैं, कोई मतलब नहीं है। उनके नीचे कैप्शन होता है हाई फैशन। मैं सच बताऊं तो मुझे कभी कभी ये कैप्शन पढ़ के इतना अजीब लगता है कि जिसने हाई फैशन निकाला था ना, वो भी बंदा आखिर आज होता तो ये देख के सोचता कि मैंने ये सोच के तो कभी नहीं निकाला। तो मुझे लगता है मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी भी लगती हैं। मुझे एक बार किसी ने ऐसे बोल दिया था, एक डिजाइनर है, उन्होंने मुझे बोला कि आप इतना काम करते हो और मार्केट में इतना कुछ आपने किया, आप जहाँ भी शो करते हो, इतने सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया है, लेकिन आपको लोग मार्केट में जानते नहीं हैं। तो मैंने उनको एक जवाब दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के सामने, मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ था कि मुझे नीचा दिखाए थे। अक्सर तो मैं अपनी काबिलियत का, मुझे खुद वो नहीं है कि मैं किसी को जवाब दूं, बट वहां पे मैंने उनको जवाब दिया था
मैंने कहा मुझे बॉलीवुड, पंजाबी और हरियाणा इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट लोग जानते हैं जितना जानना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं खुल के बोलता हूँ, मैं सोने के लिए फेमस नहीं हुआ, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था क्योंकि मुझे लगा कि इन सब चीज़ों की वजह से उसने कहीं ना कहीं सबके बीच में मुझे डाउन करने की कोशिश की। तब मैंने पहली बार किसी डिज़ाइनर को ही इस चीज़ का जवाब दिया था, भाई आप डिज़ाइनर हो, एक डिज़ाइनर में यूनिट होनी चाहिए, यूनियन होना चाहिए कि आप सारे डिज़ाइनर मिल के ना एक यूनियन बनाओ, कहीं भी पैसे नहीं देने हैं। जितने ये छोटे मोटे शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, पैसे नहीं देने हैं। आप में टैलेंट है तो आप अपने बेस पे वो चीज़ कमाओ, बट यहाँ पे तो वो चीज़ है ही नहीं। डिज़ाइनर वैल्यू खत्म हो चुकी है, कुछ भी लोग पहना दे रहे हैं और हर तीसरा बंदा डिज़ाइनर बन के घूम रहा है। मेरे पास कॉल आती है, मैं तो बहुत गर्व से बोलता हूँ कि भाई मेरे को कॉल आती है कि आप कोलैब कर लो। मैंने कहा मैं कर लूँगा, ये बताओ मेरा बेनिफिट क्या होगा। मैं अगर आपके साथ कोलैब कर रहा हूँ, बेनिफिट तो बताओ मुझे कि अगर हम कर रहे हैं ये कभी जैसे ऑर्गेनाइजर ने किया, हम आपको मैगजीन कवर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो मैंने बोला ना मुझे ये बताओ, मैं अपने पैसे लगा के ट्रैवल करके आऊँगा, आप स्टे फूड दे रहे हो, सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, मैं अपना पैसा लगा के आऊँगा, मैं अपने कलेक्शन में पैसा लगाऊँ। कलेक्शन भी मेरी ये तो नहीं 150 वाली है, मैं चांदनी चौक से खरीद के तो ले नहीं आ रहा हूँ, मैं खुद के क्रिएशन कर रहा हूँ, मेरी अपनी खुद की टीम है, खुद का वैल्यू है, तो उन सब का मेरा कहाँ से निकलेगा। तो अब फैशन शो में हमें ये बताओ ना कि मेरे को बेनिफिट क्या क्या होगा। ये मैगजीन कवर हम पैसे दे के कहीं भी छपवा लेंगे, मैं तो बॉलीवुड में ये चीज़ चलता है, पैसे दे के अवार्ड खरीदे जाते हैं, तो हम तो अभी छोटे आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर कोई मैगजीन या कोई कवर हमें देना चाहता है, हमारे ही पैसों से देके हमें कवर लेने का क्या फायदा है। ये बात सच है, पेड प्रमोशन बोलते हैं खुद के पैसों से। हाँ, पेड प्रमोशन हो गया ना वो तो मुझे लगता है, मैं तो सीधे बोलता हूँ कि मुझे ये बताओ कि वहां पे मेरे क्लाइंट कितने बनेंगे, कौन सी कंपनी आ रही है, मैन्युफैक्चरर कितने आ रहे हैं, वायर कितने आ रहे हैं, एनआरआईज कितने आ रहे हैं, मुझे आप ये बताओ ना। जब ये सारे बंदे होंगे वहाँ पे शो करने, शो का मतलब यही होता है, आप लैक्मी को ले लो, बड़े बड़े ब्रांड्स को ले लो, उनका यही होता है ना। ये तो नहीं कि शो करो, पैसे भरो, शो किया और निकल जाओ। भाई ये करना है, मैं तो कहता हूँ शो से अच्छा है कि आप अपने पैसे डालो, मॉडल बुलाओ, अच्छे शूट करो और अपना सेलिंग करो। मैं 3 साल में इतना एक्सपीरियंस ले लिया हूँ, मैं शुरू से लेकर आज तक कभी किसी को पैसे नहीं दिए, बट मेरे को यही लगता है कि आपको जहां पैसे खर्च करने हैं आप अपने ब्रांडिंग पे खर्च करो। और अगर आपके ही पैसों से सामने वाला आपको ब्रांडिंग कर रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है वो चीज़ करने का। तो अपनी वैल्यू खुद बनाना चाहिए। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक शूट कर रहे हो, तो आप अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करोगे ना, क्योंकि मार्केट वाला आके बताएगा दिनेश भाई आप ये दीजिए, हम आपका पब्लिश करते हैं। और पब्लिश अगर कराना है तो मुझे आपका सहारा क्यों लेना। मैं कंपनी को खुद ही, अमर उजाला, ये टाइम्स जो भी हैं, हम उनको बुलाएंगे और उनके साथ हम खुद अपना पब्लिश करवा लेंगे। मुझे तीसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जैसे मुंबई में एक यूनिट है अभी भी, तो वैसा हर जगह होना चाहिए। वहाँ तो हर जगह हर किसी की यूनिट है। हाँ, यूनियन है सबकी, ऑटो से लेके सब तक, डायरेक्टर तक, वो होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिजाइनर, वो मेरे को कॉल आती है 1.5 लाख रुपए चार्जेस हैं सर, ये वो, तो मेरे को कभी कभी ना सच में हैरानी होती है सोच के। और मैं तो यही बोलता हूँ, नंबर आपको कहाँ से मिला, आपने अगर इंस्टाग्राम से उठाया। और मुझे कोई वो नहीं है कि कोई मुझे ये सोचे कि मैं एटीट्यूड में आके किसी को बोल रहा हूँ या मेरे को अपने फेम पे वो हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे कि मैं उस काबिल हूँ कि आप मुझे कॉल कर रहे हो सामने से। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकियों की तरह काम करूँ। और मेरा एक और रूल रहा है, मैं जहाँ भी इवेंट किया हूँ ना, मेरा शो के इवेंट का टाइम ये है, मैं उस टाइम पे पहुंचता हूँ, मेरा शो फिनिश हुआ, पैकिंग हुई, मैं वहां से गायब। ना मैं आफ्टर पार्टी रुकना, ना बाकी कुछ। 3-5 से मैंने आज तक किसी भी, जो भी मैंने 8-10 अच्छे शोज किए, 3-5 से मैंने कहीं भी रिलेशन नहीं रखा। तो मुझे लगता है कि मैं उस जगह से, मैं बताया क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाना है, तो बहुत मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे लेके जाते हो। और मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत जल्द से जल्द लैक्मी करूँ। फॉर द बेस्ट। थैंक यू। नहीं, आजकल तो डिजाइनिंग के नाम पे लोग सरोजनी से कपड़े ला के उसी में डिजाइनिंग करके डिजाइनर बन जाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ये आपने बहुत सही बोला।
उन्हें हम डिज़ाइनर नहीं कहेंगे, और वो डिज़ाइनर हैं भी नहीं। देखो आज आप बैठे हो, हम बैठे हैं, हर एक नॉर्मल बंदा डशिंग, कूल, क्लासी दिखने के लिए हर बंदे की सेंस होती है कपड़े पहनने की। तो अगर उसमें कोई बंदा सरोजनी से कपड़े ला के, अरे आप मैंने फैशन शोज में देखा है लोग प्रिंटेड शर्ट ला के पहना देते हैं वो अंडरवियर के ऊपर। भाई चड्डी तो चड्डी ही रहनी है, और चड्डी भी उनकी खुद की होती है, आपकी खुद के ब्रांड की हो, आपने वो अंडरवियर क्रिएट किया हो तो समझ आता है कि हाँ आप चलो अंडरवियर का एक ब्रांड बनाया है। शर्ट पहना दिया वो प्रिंटेड 100 150 50 रुपए दर्जन वाली शर्टें पहना दिया, आप डिजाइनर बन गए हो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और डिजाइनर का एक वो होता है कि उनके खुद के अपने कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं ये बताया ना, फैशन इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए बन गई है। यहाँ पे लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ जो मॉडल बनना चाहते हैं। उनकी हाइट नहीं, सबसे पहले है हाइट। मैं किसी को जज नहीं करता, बट आप खुद को पहले आईने में देखो कि आप उस काबिल हो कि नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं उनका पेट निकला है, हाइट छोटी है, उनको कुछ भी इश्यूज हैं। अच्छी बात है, आजकल हर बंदे को ग्लैमर पसंद है, किसको नहीं पसंद। हर बंदा टिकटॉक पे आप कोई अनएक्टिविटी कर दो ऐसे अजीब गरीब सी, और देखो आप दूसरे दिन फेमस हो जाओगे। तो वो फेम अच्छी चीज है, बट किसी भी लोग पैसे ले लेकर के उस फेम को आगे बढ़ाते हैं। फिर उनसे 4 फ्रेंड, आप कोई 5 फुट के बंदे को लेके मॉडल बना दिया, ठीक है, और उनको सपने कितने बड़े बड़े दिखाया। हम तुमको, आजकल तो इसका बहुत बिजनेस चल रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ब्रांड का मैं शूट दिलवाऊंगा। भाई ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, मैं तो स्कैम बोलता हूँ इसको। लोग कहते हैं मैं आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं डिजाइनर हूँ, मैं प्रोडक्शन हाउस है मेरा, ये है वो है, मैं आपको वो दूंगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन में पोर्टफोलियो करवाऊंगा, ये है। भाई क्यों? मॉडल को तो सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो खुद किसी अच्छे फोटोग्राफर, अच्छे प्रोडक्शन हाउस से करवाना चाहिए। और मॉडल को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मैं तो, लोगों ने क्राइटेरिया निकाल रखा है 5-7 मॉडल है, बट कहीं इनको काम नहीं मिलता। 5-7 वाला बंदा कोई इतना सक्सेस नहीं होता। तो और लोगों ने जैसे कुछ नए जब लर्नर होते हैं, डिजाइनर भी कुछ लर्नर होते हैं। जैसे मुझे एक बार ऑफर आया था, मैं खुद डिजाइनर हूँ, मेरे को एक डिजाइनर का ऑफर आया कि आई एम इंटरनेशनल डिजाइनर, और मैं आपको अपने शो में एज असिस्टेंट डिजाइनर ले चलूंगा। अच्छा, तो मैं बताया ना मैं थोड़ा सा किसी मामले में हरामी हूँ, तो मेरे को लगता है कि इनके मजे लेने में पीछे नहीं रहना चाहिए। मैंने भी उनको बोला, अरे सर आप इंटरनेशनल डिजाइनर है, मैं जरूर आपके साथ काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं जी 15,000 रुपये लगेगा और मैं आपको ट्रॉफी दिलवाऊंगा, ये वो, और आप एक बार मेरे साथ काम कर लिए आपको बहुत सारी कंपनियां जानना स्टार्ट कर देंगी, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा हाँ, मैंने इतना हैप्पीनेस दिखाया ना, फेक वाला बोलता हूँ, कि मैंने कहा है इतना अच्छा ऑफर मुझे मिल रहा है, मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैंने कहा सर एक बार शो का नाम तो बता दो। कहते हैं जी यही है। मैंने कहा सर बुरा मत मानना, इस शो से मुझे कोलैब का ऑफर आया है। और तब मेरी स्टार्टिंग थी, जिस शो की मैंने बात बताई थी जहाँ मेरे कपड़े चोरी हो गए, तो उसी शो की बात है। अच्छा, तो ऐसा भी है, लोग आपको ना असिस्टेंट बनाने के लिए भी इतना बड़ा सपना दिखा देते हैं ना, और कहीं ना कहीं वो ग्लैमर के, अब चलो हमें थोड़ी बहुत खुद से नॉलेज थी, मेरा तो कोई गुरु भी नहीं रहा इस फील्ड में, बट मैं जो कुछ कमाया खुद से, तो अगर हम आपको ऑफर दें ऐसा, तो मुझे लगता है कि आप भी आ जाओगे। तो लोगों को ये ग्लैमर इतना ज़्यादा भाने लगा कि उन्हें ये नहीं दिखता कि उनकी असलियत क्या है। मतलब सेल्फ जजमेंट नहीं कर पाते, उन्हें खुद को पहचानने की क्षमता नहीं है ना, वो खुद को नहीं पहचान पाते, तो वो सामने वाले को क्या बताएंगे कि वो क्या है। और बहुत ऐसे, मैंने अभी लास्ट एक शो किया था मैंने, वहाँ पे तो मैंने ऐसे ऐसे डिज़ाइनर देखे थे कि मैं क्या बताऊँ आपको, जस्ट लाइक वाइट कबूतर। लोग, अरे ठीक है अच्छी बात है डिज़ाइनर, मैं भी डिज़ाइनर हूँ, मैं बहुत सारे डिज़ाइनर को देखता हूँ, अच्छी बात है आप अपने आप को ग्रूम रखो, और जब आप खुद नहीं डिज़ाइनर लगोगे तो लोग आपको कैसे जज करेंगे। तो अच्छी बात है आप खुद को ग्रूम करके रखते हो, बट आप उस ओहदे को मेंटेन रखो, एक डिज़ाइनर के जैसे वैल्यू होती है मार्केट में, आप उस चीज़ पे भी काम करो ना। वो बहुत सारा ड्रेस ज्वेलरी ये वो पहन लेने से ये नहीं आपका फेम क्लियर हो जाता है कि नहीं आप डिज़ाइनर हो, अब दिख रहे हो। आप बहुत
मतलब डशिंग लगने के लिए आप नॉर्मल कपड़े पहन के भी खुद को, आपको खुद को प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। ज्वेलरी, मेकअप, शूज, कपड़े आपको कभी कोई फेम नहीं दिलाते। आपका पहचान अगर करना है ना, आप एक नॉर्मल टी शर्ट, एक नॉर्मल कपड़े पहन के आप खुद को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाके छोड़ सकते हो। तो अब वैसे जब अगर डिजाइनर वैसे हैं जो खुद ऐसे पहन के कपड़े घूम गए, तो उनके कलेक्शन का आप क्या सोच सकते हो? फिर उनके कलेक्शन भी वैसे ही दिखती है। तो मैं ही नहीं बोलता, बट सामने से मुझे किसी ने एक दो क्वेश्चन किया तो मेरे को लगता है कि वहां पे उनको जज करके देना चाहिए। तो और वो उनके आगे पीछे 6-7 लोग ऐसे घूमते हैं जैसे लगता है सच में डिजाइनर। मुझे खुद भी लगता है, उनको देख के मुझे लगता है यार ये डिजाइनर है असली में। सुकून किस चीज़ में मिलता है आपको? सुकून अपने काम से। काम से सुकून मिलता है? मुझे मेरे काम से मुझे सुकून मिलता है। अच्छा। मुझे पैसा, दौलत, गहने, खाने, मुझे सुकून नहीं है। जब मैं अपने काम को कर लेता हूँ ना, इवन मेरा टीम भी ये चीज़ देखते हैं, मैं कितना भी थका रहूँ, मैं आज नाइट शिफ्ट लगा के आया शूट पे, या मैं वर्क करके आया, ट्रेवल करके आया, कुछ भी है, अगर मेरा जुनून है कि मेरे को ये काम खत्म करना है। मैंने अभी 2021 में सुपर मॉडल मिस इंडिया के लिए भी मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 दिन से सोया नहीं था। अच्छा। और 24 घंटे में मैंने वो ड्रेस डिज़ाइन की है। मॉम इज़ नॉट वेल, सी इज़ कैंसर पेशेंट। मैं उनको लेके गया बनारस उनके ट्रीटमेंट के लिए, कीमो लगवाने। मैं वहाँ पे उनको होटल में छोड़ा और रात को मैं बनारस में सोर्सिंग करने लग गया मटेरियल्स का। अच्छा। क्योंकि मेरे को पता था मेरे पास टाइम नहीं है। और जिस दिन मेरी ट्रेन थी उस दिन मेरे को ऑफर आया कि नेशनल कॉस्ट्यूम अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपके लिए ये ऑफर है। और हर एक डिज़ाइनर मुझे लगता है जो अच्छे लेवल पे काम करना चाहता है वो ऐसे भी कोई भी ऑफर ठुकराएगा नहीं। तो मेरे लिए भी वो बहुत बड़ी चीज़ थी, मैंने किया। मैं वहाँ गया, वहाँ रिसर्च किया, फिर मैं अपने होम टाउन आया, वहाँ पे मैं बैठ नहीं रहा हूँ, घर आया, मम्मा को छोड़ा, फिर मैंने बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया, दिल्ली आया, कैसे तैसे दिल्ली से मैंने बस पकड़ी, चंडीगढ़ पहुँचा। मैं 6 बजे चंडीगढ़ पहुँचा। जाते ही नहाया, फ्रेश हुआ, थोड़ा बहुत खाया, सारे टीम को, इवन अपने फ्रेंड को भी बुला के सबको मैंने काम पे लगा दिया। और पहली बार है मैं अपने काम के टाइम पे नशे किया था। मैं ये भी किया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओवर टाइम आपको प्रॉब्लम दे रहा था। मेरे मास्टर जी थे, उन्हें भी नींद आ रही थी, और हमें किसी भी हाल में दोपहर के 12 बजे एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे ड्रेस ड्रॉप करनी थी। तो हमारे पास टाइम सिर्फ 24 घंटे का था, क्योंकि 6 बजे अगर हम कर पाएंगे, 7-8 बजे तक हम उसको वहाँ से डिस्पैच करेंगे, तब जाके वो कैब के थ्रू दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचेगा। तो हमने लगाया पूरी रात जुनून, मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम थके हुए हैं। उसके बाद 2 दिन उठे ही नहीं, सोते ही रहे। तो आपने बात करी नशे की, ठीक है। फैशन इंडस्ट्री हो, चाहिए ग्लैमर की कोई भी इंडस्ट्री हो, एक्टिंग, फैशन, मॉडलिंग, जो भी है, इसमें ना लोग कूल करने के लिए नशा भी बहुत करते हैं। मुझे कूल दिखना है तो सिगरेट जला ली, ये कर लिया, है ना, पार्टी में ड्रिंक कर रहे हो। अगर आप ड्रिंक नहीं करते हो तो लोग ऐसे लेफ्ट आउट फील कराते हैं, कौन है तो पीता ही नहीं तो क्या है ना। अगर आप कई मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे भी लोग आपको ड्रिंक ऑफर करते हैं, तो ये चीज़ कहाँ तक सही लगती है आपको? अगर मेरा चले तो मैं सच बताऊं, कूल लगने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट लोगों ने इसको पैशन बना दिया। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। पहले मैं ड्रिंक नहीं करता था। जब मैं कॉलेज के साइड से क्लबिंग स्टार्ट किया, हमारी सारी पार्टी ही कॉलेज की होती थी क्लब में, तो हमें वहाँ पे एक लिमिट एडिशन में चीज़ें मिलती थी, हमने किया। 1-2 जगह मैं पहली बार आपको बताऊँ, मैंने जब लाइव किसी सेलिब्रिटी को देखा था, वो 2018 में मैंने ये सिद्धार्थ मल्होत्रा को, अच्छा, और प्रीति करवंदे को देखा था। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोगों की लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में ऐसी होती है। मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे, वो रिपोर्टर था, मुंबई में गया हुआ था, तो उसने मुझे अपना असिस्टेंट बना के ले गया। बिकॉज उस टाइम पे तो मैं कॉलेज था, मैं उस टाइम पे तो मैं आर्टिस्ट फील्ड से था। तो वो मुझे कहा, और मेरे को बहुत था कि मेरे को मिलने के लिए जाना है। तो मैं गया, तो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे चीज़ें थी, उनकी एक मूवी आनी थी, उसका प्रमोशन था, वहाँ पे लोग पी रहे हैं, ये कर रहे। तो मेरे फ्रेंड कहते पीले पीले। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं पीता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं, तो मैं ना लोगों की तरफ देखता इधर उधर ऐसे वैसे, तो मुझे फील हुआ यार कि लोग ना
देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको पानी का ग्लास उठाया और मैं उसके साथ चेस्ट मार के ऐसे पीने लग गया। वो पहली बार था जब मैंने लोगों को अपने आंखों से ना इस तरह से पीते हुए देखा था। और उसके बाद फिर मैं वापस, हम लोग घर आए, फिर एक दो भोजपुरी एक्टर से मैं छोटे मोटे मिला। उस टाइम पे हमारे लिए बड़ी चीज़ होती थी यार सेलिब्रिटी से मिलना। तो मेरे को थोड़ी चीज़ एक तो समझ आया कि अगर इंडस्ट्री में आपको बने रहना है ना, तो ये कोई नहीं देखता कि आपके पीछे क्या है। आप जो दिखाते हो वो वही बस देखना चाहते हैं। तो ये किया। फिर जब मैं इस इंडस्ट्री में फैशन में आया, मैंने आज कॉलेज की तरफ से एज अ वॉलंटियर जब वर्क किया, तो वहाँ पे दारू दूरू तो ऐसे होती थी। तो मैंने तो दारू बैग में भर के अपने हॉस्टल में लाया। अच्छा। पीने के तो वहाँ पे तो ब्रांड वाले कंपनियां निकाल रखी हैं बड़े बड़े फैशन शोज में, तो मैं लाया। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत ली। मैंने पहली बार अपने बर्थडे पे पिया था। अच्छा। वो भी मेरे को इतना ज़्यादा डिप्रेशन था, उसकी वजह से मैंने दारू पी थी पहली बार। किस चीज़ का डिप्रेशन था? मैं कैलकाटा में था और मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बहुत डिमोटिवेट किया जाता था। अच्छा। तो मैंने जब वो कॉलेज छोड़ा था तो तब मैंने पहली बार, उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो मैं सिचुएशन और हालात को साइड करते हुए तब मैंने पिया था। तो फिर मेरे को लगा, फिर मैंने 2-4 ऐसे फैशन के पार्टीज में गया, लाइक इवेंट में गया, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे ना सच में लोग आपको जज करते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपका बैकग्राउंड कैसा है या क्या नहीं, बट ये चीज़ वो देखते हैं कि आप सामने वाले के साथ रहते कैसे हो। अच्छा। तो पीना चाहिए, कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। अब ये नहीं कि सामने वाला 6 पैक मार रहा है तो आप भाई नहीं नहीं हम भी कूल दिखेंगे 6 पैक मार लो, पता चला उठा भी नहीं जा रहा है। तो ये, और एक चीज़ तो मेरे को लगता है कि नशे को वैसे भी बंद कर देना चाहिए। वो चाहे आपके बॉडी के लिए देखो बहुत है। आज के टाइम में अगर आप देखो तो लोग हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने लिए काम करना नहीं पसंद करेंगे। वो फिटनेस में देख लें, अपने बॉडी पे ध्यान दे लें। नहीं, हॉस्पिटल जाके वो टाइम वहाँ पे बिता सकते हैं, 2-2, 4-4 महीने बंदा बेड पे है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ पे रोज सुबह फैमिली जाएगी आएगी। लेकिन अभी उनको ये सजेशन आप दे दो कि नहीं यार अपने बॉडी पे आप काम करो ना, बंदा नहीं करता। टाइम नहीं है, बोलेंगे टाइम ही नहीं है। हॉस्पिटल जाके 4 घंटे ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैफिक में फंस रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे कुछ नहीं यार, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे आप अपने खुद के लिए निकाल लो। तो कहीं ना कहीं ये और ये जो नशा है वो लत भी बहुत गंदी है। तो वो लोग लगा लेते, तो फैशन में तो इसका एक वो बन चुका है। हमें लगता है नशे से ही स्टेटमेंट आपकी देखी जाती है। अच्छा। वो आपको जज करते हैं कि बंदा कितने पैसे में। आप किसी को पार्टी पे बुला लो, खिला दो अच्छे अच्छे काजू बादाम की चीजें, बट बंदा आपको तभी एक अच्छा डिजाइनर, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कुछ भी तभी एक लेवल पे मानेगा जब उसको दारू की बोतल खिलाओगे। अच्छी ब्रांड की दारू पिलाई तो आप, ब्रांड की भी छोड़ो, मैं लगता है 60 रुपए वाला भी रख दो तो उनके लिए बहुत है। अच्छा। बस उनको घर पे बुलाओ पार्टी के लिए, पार्टी करते हैं, बोतल खोल दो बस। कितनी भी महंगी चीज आप उनको खिला दो, नहीं, बट मैं ऐसे नहीं करता। तो आप क्या करते हो? मैं कभी किसी को ऑफर नहीं करता कि आप ड्रिंक करो। अच्छा। हाँ, मेरे को लगता है आपके घर आए हैं, आप उनको अच्छी चीज, हेल्दी चीज खिला दो। मैं खुद भी फॉलो करता हूँ हेल्दी चीज के लिए। भले मैं नहीं हूँ, मेरा फिट बॉडी नहीं है, बट मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल के चक्कर नहीं मार रहा हूँ, तो मैं फिट हूँ। तो ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। और नशे को तुम, अब क्या ही बोले, इंडस्ट्री में आपको पता है कौन से नशे चलते हैं। लोग 4 दिन काम करते हैं, 1-2 लाख बिल बनाया अपना, और 2 दिन नशे किया, फिर 2 दिन बाद काम खोजते हैं। तो आप मुंबई की सड़कों पे देख लो, आर्टिस्ट बनने बहुत लोग जाते हैं, लेकिन आर्टिस्ट बन के पैसे को भी कुछ ना कुछ गलत लत भी बहुत गंदी हो जाती है। लोग वहाँ पे जाके ना ऐसे उनके सर्कल में लोग मिल जाते हैं, उनको ऐसा करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। मेरे साथ भी एक बार हुआ है, दिल्ली की ही बात है। किसी एक डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और इतना पिला दिया ना मुझे। पहली बार मैं खुद के दिल की बात नहीं सुनी, तो मैंने बोला मैं हमेशा खुद की सुनता हूँ। लोगों के कहने पे आ गए कि नहीं 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 नहीं, उन्होंने मुझे वोडका पिला दिया। इतना नशा हो गया कि मुझे पता है मैं उस दिन अपने घर कैसे गया था। वो वहां का सिचुएशन कुछ और था मुझे पिलाने का। मैंने बहुत हिम्मत किया और मैंने खुद कैब बुक किया। मैं द्वारिका सेक्टर 11 में ही था। अच्छा। और मुझे जाना था अदर डेस्टिनेशन जहाँ मैं रुका हुआ था घर पे, फैमिली रिलेटिव के घर पे। तो फिर मेरे को लगा यार कि नहीं, आज तो कुछ ना कुछ तो गलत है।
बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला, और मुझे लगता है कि अगर आप सच में अपने अंदर जुनून लाओ ना कि मैं ये कर सकते हैं, आपको ये 2 पैक नहीं मार सकता, तो आप कर सकते हो वो चीज़। फिर मैंने किया, मैंने ऐसे कपड़े डाले थे, जैसे सर अटका हुआ था मेरा, ढंग से कपड़े भी नहीं डाले, मैं होटल के नीचे आया और होटल रिसेप्शन वाले भी देख रहे हैं, सर आर यू ओके। और एक बंदा मुझे छोड़ने भी आया था और उसने कैब ड्राइवर को बोला कि भाई ये भंड है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि मैं वहां रुक जाऊं, बट लाइक कि मैंने कितने सारे बहाने उनको मारे। तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं पीने के बाद नशा हो जाता है, आपको समझ नहीं आता क्या करना है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझ आता है कि आपको क्या करना है। तो मैं आया, रास्ते भर उस बंदे ने तुम पैसे पे कर दोगे कि नहीं कर दोगे, मैं उस कैब वाले को सच में उसका शुक्रगुजार हूँ। शायद वो अगर मुझे पूरे रास्ते इस तरह से इरिटेट नहीं करता तो मैं उसके कैब में सो भी सकता था, और मैं कहाँ गया मुझे कुछ नहीं पता होता। तो मैं घर आया, पैसे वैसे मैंने उसके पे किए कैसे तैसे करके, मैं घर में गया, घर वालों को भी पता नहीं लगा, अब मैं सो गया। मुझे उल्टियाँ रास्ते में भी आई थी, और वो तो मेरा वहाँ से नशे से तो बिल्कुल माइंड वो हो गया कि नहीं, नशा बहुत गलत चीज़ है और आपको अपने लिमिटेशन में आके पीना चाहिए, कभी किसी के कहने पे नहीं। तो लोग कहते हैं ना कि एक अगर हम बात करें तो किसी का अगर रेप भी होता है ना, तो उसके अंदर इतना ताकत होता है कि वो अपना बचाव कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो वो बस अंदर से ताकत आपको लाना है। मैं उस दिन, वो मेरे लिए काली रात से बड़ी नहीं थी, क्योंकि ना मैंने सच में बहुत हिम्मत करके, मुझे पता है कि मेरे से ना मेरा बैग नहीं उठ रहा था, मैं छोटा सा पर्स लिया, मेरे से वो नहीं उठ रहा है। सच में मैं उस दिन जिंदगी में पहली बार इतना भंड हुआ। मुझे लगता है उस दिन अगर मेरे घर वाले देख लेते तो उनको तो लगता उनका बेटा हाथ से चला गया। तो मैं एक सिस्टर के घर पे रुका हुआ था, तो मैंने बहुत हिम्मत किया, मैंने 3 बार शायद रास्ते में पलटी मारी होगी, फिर घर में भी आके 2 दिन तक मैं उसी नशे में धुंध रहा, मेरे सर में पेन हो, ये वो। तब मुझे लगा कि नहीं, इंडस्ट्री ऐसे किसी का फायदा नहीं उठाती, ये होता है फायदा उठाने का तरीका। तो मुझे काम का कभी लालच नहीं रहा। अच्छा। मैं आज तक कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई भी नहीं बोल सकता कि मैंने आगे से कॉल करके किसी से काम मांगा हो। आज तक मैं इतने पे पहुंच गया, मैं इतने बंदों के साथ काम किया होगा, मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला कि मेरे को काम चाहिए। मैं खुद का बिजनेस है, खुद का मैं ऑनर हूँ, बट मैं खुद के लिए रूल्स बना के रखा हूँ कि मेरे को 11 से 7 बजे तक अपने लिए टाइम काम के लिए देना है। जरूरी काम है, पूरी रात भी बैठूंगा। लेकिन एक होता है ना कि नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, यार चल यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, बंदे तो काम कर ही रहे हैं, तेरे क्या करना है। तो मेरा ना एक हमेशा से मानना है कि अगर आप अपने काम को प्यार नहीं करोगे तो सामने वाला कितना सा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। हम बैठे हैं, हम एक दूसरे के साथ शूट कर रहे हैं, अब बीच में कोई आपका फ्रेंड आ जाए और बोले दिनेश भाई चलो चलते हैं घूम के गेड़ी आते हैं, सुट्टा सुट्टा मार के आते हैं, फिर बैठ के कर लेंगे दोबारा। अगर आप वो बीच में छोड़ के चले गए ना, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तुरंत जज करूंगा बंदे को सीरियस नहीं है और सिंसियर नहीं है अपने काम को लेके। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपना टाइम फिक्स किया है, चाहे घर के अंदर करो या घर के बाहर करो, तो आप अपने लिए वो टाइम फिक्स करो कि आपको अपने काम के लिए देना है। हाँ, एक दिन आएगा जब आप इतने हो जाओगे कि 4 बंदे आपके नीचे काम कर रहे हैं, एक आपका मैनेजर होगा, आप बस उसको बोलना है, वो सारा कुछ पीछे से हैंडल कर रहा है, तब मुझे लगता है कि आप हर चीज कर सकते हो। बट अभी जो टाइम है उसमें आपको अपने लिए फुल टाइम देना चाहिए। अगर आपको अच्छी करियर बनाना है और एक नाम कमाना है तो हर एक आर्टिस्ट को ये चीज करना चाहिए। तो कैसा लगा सर आपको हमारे यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, और बहुत ऐसी चीज़ें थी जो शायद मैंने कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं किया था या बताया नहीं था। आज बात चलते चलते बहुत ऐसी चीज़ें मैंने बोल दिया, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है सच्चाई होती है दिल की, थोड़ा हल्का फील होता है। हल्का फील होता है यार, कोई ऐसा होना चाहिए जो सुन सके। हम बैठे हैं सर, कभी भी आके सुना सकते हो। अरे जरूर। नहीं ऐसा तो नहीं है, बट अच्छा लगा। हमने अपनी लाइफ की जर्नी एक कैमरे में कैद किया, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमें लगता है कि इंसान को खुश रहना चाहिए और ऐसी एक्टिविटी करते रहना चाहिए। ओके, ठीक है दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत। या